हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जेई 13 का PT05 पेपर जो कि एडवांस लेवल टेस्ट था। पेपर की बात करें तो पेपर में कुछ 3 क्वेश्चन ही होंगे जो आपको काफी टिपिकल लगे होंगे, बाकी क्वेश्चन सिंपल थे। थोड़ा सा कैलकुलेशन इस पेपर में ज्यादा था। तो चलिए पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री से डिस्कस करेंगे, फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिस्कशन आपका बाद में होगा। तो पहले फिजिकल क्वेश्चन केमिस्ट्री की बात करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री से ही स्टार्ट है और बिल्कुल इजी है। गिवन आपको विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट नॉट हैव नेगेटिव वैल्यू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा नेगेटिव वैल्यू नहीं होता। तो पहले तो हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करें। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। तो कौन कौन से सॉल्यूशन, कौन कौन से लिक्विड मिक्सचर आपस में मिलाने पर आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं? तो अगर आप दो कंपोनेंट की बात करें AA एंड BB, अगर आप इन दोनों को आपस में मिला रहे हैं और इनके मिलाने से AB सॉल्यूशन यहाँ पर बन रहा है, एक को सॉल्यूट कंसीडर कर लीजिए, एक को सॉल्वेंट कंसीडर कर लीजिए। इन दोनों को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बन रहा है AB, अगर यहाँ पर इंटरेक्शन बिटवीन AA और BB, जो इंटरेक्शन AA या BB के बीच में है वैसा इंटरेक्शन AB के बीच में डेवलप होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर यहाँ पर इनके बीच का जो इंटरेक्शन है और यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वैसा ही इंटरेक्शन यहाँ पर है, जैसा अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर है, जैसा अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर है, अगर सिमिलर अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स सिमिलर हो और जो बनने वाला प्रोडक्ट है या जो बनने वाला सॉल्यूशन है उसमें पार्टिकल के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स भी सिमिलर हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अब अगर ये आइडियल सॉल्यूशन है तो यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स है और जो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स है, जब यहाँ इनसे AB बनेगा, सपोज एक मॉलिक्यूल इसका है, एक मॉलिक्यूल इसका है, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बनने वाले हैं। तो यहाँ पर जितना बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी यहाँ पर देना पड़ा है और जितना एनर्जी यहाँ पर देना पड़ा है उतना एनर्जी बॉन्ड बनने पर प्रोड्यूस होगा। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड बनने पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जितना अट्रैक्टिव फोर्स, जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर है उतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर है, तो जितनी एनर्जी यहाँ पर देंगे उतनी एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाली है। तो नेट एंथैल्पी चेंज क्या होगा? यहाँ पर 0। जितना यहाँ पर दिया उतना यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया, तो नेट एंथैल्पी चेंज क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पर डेल्टा H क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा। ठीक है। सेकेंड, डेल्टा B की बात करें, वॉल्यूम चेंज की बात करें, तो अट्रैक्टिव फोर्स सिमिलर है तो 10 ml इसका मिलाया था, 10 ml इसका मिलाएंगे तो फाइनल जो वॉल्यूम बनेगा वो एग्जैक्टली कितना बनेगा? 20 ml बनेगा। तो इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? यहाँ पर डेल्टा B कितना होगा? 0। वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं होगा। 10 + 10 डेफिनेटली यहाँ पे 20 ml के बराबर ही रहने वाला है। कब? जब आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट, एंट्रोपी चेंज की बात की है तो जब आप सॉल्यूट को यहाँ पर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो पहले सॉल्यूट यहाँ पर लिमिटेड, अगर यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन की हम बात करें तो पहले सॉल्यूट लिमिटेड वॉल्यूम में, यहाँ पर पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल लिमिटेड वॉल्यूम में थे। जब आप सॉल्वेंट में मिला देंगे तो वहां पे जो अवेलेबल वॉल्यूम है मूवमेंट के लिए वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सॉल्यूट के लिए इंक्रीज हो जाएगा। तो सॉल्यूट का एंट्रोपी यहाँ पे क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। तो डेल्टा H कैसा होगा? इसका पॉजिटिव होगा। और गेट द फ्री एनर्जी, अगर यहाँ पर ये दोनों सॉल्यूशन आपस में मिलने वाले हैं, आपस में मिक्सअप हो रहे हैं तो डेल्टा G कैसा होगा? मिक्सचर का यहाँ पे नेगेटिव होने वाला है, बिकॉज आपस में अगर मिक्सिंग हो रही है तो प्रोसेस कैसा हुआ? स्पॉन्टेनियस हुआ। और अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुआ तो डेल्टा G क्या होगा? नेगेटिव। ऑप्शंस की बात करें, गिवन है मस्ट नॉट हैव नेगेटिव वैल्यू, तो किस किसका नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा? एंथैल्पी चेंज डेल्टा H नेगेटिव होगा क्या? नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। वॉल्यूम चेंज नेगेटिव होगा क्या? नहीं होगा। तो ये भी आपका आंसर होगा। एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा क्या? नहीं होगा। तो ये भी आपका आंसर होगा। गिव्स एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा क्या? यस, ये नेगेटिव है। तो आपको पूछा है कौन कौन सा नेगेटिव नहीं है, तो ABC नेगेटिव नहीं होगा। तो आपके आंसर क्या होंगे? A, B एंड C। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। बोला गया है स्टेटमेंट 1, नेट वर्क डन बाय सिस्टम और ऑन द सिस्टम लाइज बिटवीन 100 कैलोरी टू 200 कैलोरी। एंड स्टेटमेंट 2 बोला गया है नेट हीट रिलीज और एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम लाइज बिटवीन 100 कैलोरी टू 200 कैलोरी। तो आपको दो स्टेटमेंट गिवन है और बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ फॉर 1 मोल ऑफ द आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज सेटिस्फाइंग बोथ द स्टेटमेंट। log 2 का वैल्यू 0.3 दे रखा है और R का वैल्यू 2 कैलोरी आपको यूज में लेना है। तो आपको 4 ग्राफ दे रखे हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आपको एक एक ग्राफ पर यहाँ पे वर्क डन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम 1 बाय 1 करके यहाँ पे चारों ग्राफ की बात करते हैं। तो फर्स्ट ग्राफ आपको गिवन है यहाँ पे किसका? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में कुछ इस तरह का ग्राफ आपको गिवन है।
राइट। तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर बोला है कितना है 298 केल्विन और यहाँ पर टेम्परेचर बोला है कितना 596 केल्विन और इधर वॉल्यूम गिवन है आपको 12.2 लीटर और इधर वॉल्यूम गिवन है 24.4 लीटर। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए वर्क डन की बात करें तो फर्स्ट प्रोसेस जो फर्स्ट ग्राफ गिवन है ए, उसमें वर्क डन क्या होगा W 1 से 2 प्लस 2 से 3 प्लस 3 से 1, तो 1 से 2 प्लस W 2 to 3 प्लस W 3 to 1, तो 1 to 2 में वर्क डन, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। आइसोकोरिक प्रोसेस है। 2 से 3 यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ग्राफ क्या है ओरिजिन से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन आइसोबैरिक प्रोसेस में P डेल्टा V के बराबर होता है प्लस 3 से 1 आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो वर्क डन क्या होगा -2.303 nRT log V2 अपॉन V1 और P1 अपॉन P2, तो वॉल्यूम का V1 और V2 आपको पता है। तो यहाँ पे अब प्रेशर और डेल्टा, प्रेशर तो आपको पता नहीं कि प्रेशर क्या है, तो आप इसको क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे -nR डेल्टा टीवी इसको पुट कर सकते हैं प्लस -2.303 nRT log V2 अपॉन V1, तो वैल्यू पुट कीजिए कितना मोल से 1 मोल है, R का वैल्यू कितना यूजफुल है 2 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना होगा यहाँ पर 2 से आप किसकी बात कर रहे हैं 2 से 3 की, तो 2 से 3 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो कितना होगा डिफरेंस -298 माइनस 2.303 इंटू 1 मोल इंटू R इंटू टेम्परेचर कितना है यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में 298 लॉग फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम 24.2 इनिशियल वॉल्यूम 12.2, तो कितना हो जाएगा log 2 कितना 0.3। बस कैलकुलेशन कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 298 कितना हो जाएगा ये 596 माइनस 2.303 इंटू 2 इंटू 298 इंटू 0.3, तो यहाँ पे 2 इंटू 298 आप कॉमन ले सकते हैं, यानी कितना कॉमन आ जाएगा ये 596, 1 माइनस 2.303 इंटू 0.3 कितना होगा 0.693 के अप्रोक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग वैल्यू मिल जाएगी 184.2 कैलोरी के लगभग। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस में वर्क डन आपको इतना मिलने वाला है। अब ये क्या है क्लोज साइकिल है, तो अगर साइक्लिक प्रोसेस होता है उसमें डेल्टा यू क्या होता है 0 होता है, तो डेल्टा यू क्या होता है Q प्लस W के बराबर, डेल्टा यू 0 हो गया तो Q क्या हो जाएगा माइनस W के इक्वल, तो W कितना मिला आपको 184.2 कैलोरी के बराबर, तो Q क्या होगा माइनस 184.2 कैलोरी। तो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। आपको बोला था कि वर्क डन 100 से 200 के बीच में है क्या, यस। हीट जो यहाँ पे एब्जॉर्ब या लूज हुई है वो 100 से 200 के बीच में है क्या, यस बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ऑप्शन रहेगा। सेकंड ग्राफ आपको प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में ग्राफ गिवन है, तो अगर हम यहाँ पे सेकंड में वर्क डन कैलकुलेट करना चाहें तो WB क्या होगा W122 प्लस W223 प्लस W321, तो अगर हम 1 to 2 के लिए बात करें तो W क्या होगा P डेल्टा V के अकॉर्डिंग P डेल्टा V माइनस P डेल्टा V प्लस 2 से 3 यहाँ पे क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क डन क्या होगा 0 प्लस 3 से 2 जो प्रोसेस है वो क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस, तो वर्क डन क्या होगा -2.303 nRT log V2 अपॉन V1 और P1 अपॉन P2। अब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे देख लें, प्रेशर कितना है 1, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज आपको पता है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है -1 ATM में गिवन है, डेल्टा V क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो 44.8 माइनस 22.4 कितना हो जाएगा 22.4। अब ये लीटर में है ये ATM में, प्लस ये ध्यान रखिए, ठीक है ये कितना है, तो यहाँ पे इसको लीटर ATM को अगर हम यहाँ पे कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहें, चलिए इसको लास्ट में करेंगे प्लस -2.303, क्या यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू गिवन है क्या आपको, नहीं गिवन है, तो nRT आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए nRT को आप क्या ले सकते हैं PV भी पुट कर सकते हैं, तो प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट किसी भी पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक हर पॉइंट पे प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट क्या रहेगा सिमिलर रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, तो प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे आप चाहे तो इस पॉइंट का प्रेशर वॉल्यूम देख लें, इस पॉइंट पे 1 इंटू 22.4 ये भी 22.4 होगा, 0.5 इंटू 44.8 ये भी 22.4 होगा, तो प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट कितना होगा 22.4 लीटर ATM में आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। लॉग फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितना है 22.4 अपॉन 44.8 यानी 1/2,
सोल्व कीजिए, पावर -1 आगे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा -22.4 प्लस 2.303 इंटू 22.4 इंटू log 2 का वैल्यू 0.3, तो इसमें से 22.4 आप कॉमन ले सकते हैं, 2.303 इंटू 0.3 कितना 0.693 -1, ये कितने में आएगा लीटर एटीएम। लीटर एटीएम को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24.2, तो मल्टीप्लाई करने पे ये लगभग वैल्यू आपको मिलेगा -166 या 167 कैलोरी के अप्रॉक्स वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो अगर वर्क डन इतना है, क्लोज साइकिल है, यहाँ साइक्लिक प्रोसेस है, तो डेल्टा यू क्या होगा 0, डेल्टा यू 0 है तो क्यू क्या होगा -w के इक्वल यानी 167 कैलोरी के लगभग। तो यहाँ पे वर्क डन और हीट जो है वो 100 से 200 कैलोरी के बीच में है, तो बी ग्राफ भी आपके लिए ऑप्शन रहेगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सी ग्राफ आपको गिवन है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, तो 1 पे प्रेशर दे रखा है 1 atm, 2 पे प्रेशर दे रखा है आपको 3 atm, 1 पे आपको वॉल्यूम गिवन है कितना 10 लीटर, 3 पे वॉल्यूम कितना गिवन है 20 लीटर। तो यहाँ पे आप क्या करिए वर्क डन निकाल लीजिए। अब इसके लिए वर्क डन क्या होगा, एरिया ऑफ क्लोज सर्कल, तो इसका वर्क डन क्या होगा हाफ इंटू बेस कितना है 10, 20 माइनस 10 10, हाइट कितना है 3 माइनस 1 2, राइट। तो ये कितना किसमें आएगा लीटर एटीएम में, लीटर एटीएम को कैलोरी में कन्वर्ट कर दीजिए इंटू 24.2, तो ये कितना आ जाएगा 242 कैलोरी। ये तो वर्क डन आपको मिला। क्यू क्या होगा क्लोज स्ट्रक्चर और डेल्टा यू क्या होगा 0, तो क्यू क्या होगा -w यानी -242। आपको कौन सा ग्राफ देखना था जिसमें वर्क डन और हीट 100 से 200 के बीच में हो, तो ये वाला आपके लिए करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। डी बोला गया है आपको ग्राफ, अगेन प्रेशर टेम्परेचर के बीच में ग्राफ गिवन है 1 2 3 4, 1 पर आपको प्रेशर गिवन है 2 atm, 4 पर प्रेशर गिवन है आपको 1 atm, 4 पर आपको टेम्परेचर गिवन है कितना 300 एंड 3 पे टेम्परेचर गिवन है 400 केल्विन। तो इसके लिए आपको वर्क डन निकालना है, तो क्लोज स्ट्रक्चर है तो इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह का है। अच्छा, इसमें जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमारा मिस हो गया। डायरेक्शन क्या है इसका क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन कैसा होगा नेगेटिव, वर्क डन आपको नेगेटिव मिलेगा तो हीट कैसा मिलेगा पॉजिटिव। तो -242 इसमें वर्क डन था और हीट कितना था +242। डी ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, तो 1 से 2, 2 से 2, 3 से 4, 4 से 1, W आप डी में अगर देखें तो क्या होगा W 1 to 2 प्लस W 2 to 3 प्लस W 3 to 4 प्लस W 4 to 1। तो सबके वर्क डन का आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यहाँ पे आइसोबैरिक प्रोसेस है, आपको यहाँ पे वॉल्यूम चेंज गिवन नहीं है, तो इसको आप आइसोबैरिक प्रोसेस में -nr डेल्टा टी भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। -nr डेल्टा टी ये क्या है आइसोथर्मल प्लस -2.303 nRT log V2 अपॉन V1 और P1 अपॉन P2 भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज आपके पास इनिशियल फाइनल प्रेशर का इंफॉर्मेशन है, इसलिए P1 अपॉन P2 पुट करते हैं। प्लस 3 से 4 के लिए आइसोबैरिक है -nRT डेल्टा T प्लस -2.303 nRT log P1 अपॉन P2। तो ये चारों वर्क डन का हम कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें यहाँ पर इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हो रहा है वो पता चल सकता है। तो चलिए सबकी वैल्यू पुट करके आप देख लें कितना कितना वर्क डन होगा और उसके अकॉर्डिंग आप हीट यहाँ पर देख सकते हैं। सो टोटल वर्क डन देख लें कितना होगा वैल्यू पुट करके। फर्स्ट वाले में 1 से 2 में -nr डेल्टा टी -nr डेल्टा टी कितना होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना 100, तो ये 1 से 2 का मिला। प्लस आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना -2.303 इंटू n इंटू r कैलोरी में पुट कर दें तो फाइनल आंसर आपको कैलोरी में मिल जाएगा। nRT t कितना है यहाँ पे 400 log वॉल्यूम आपका इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास प्रेशर का इंफॉर्मेशन, तो इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर कितना है 2/1 प्लस -nr डेल्टा टी थर्ड प्रोसेस के लिए n कितना है 1 इंटू 2 इंटू डेल्टा टी कितना है यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल 300 माइनस 100 प्लस -2.303 इंटू n इंटू r इंटू t log P1 अपॉन P2, तो P1 कितना है यहाँ पे 1 और P2 कितना है 1/2, ठीक है।
सोल्व कीजिए तो कितना होगा माइनस 200 प्लस सॉरी माइनस 2.303 इंटू 2 इंटू 400 इंटू log 2 कितना 0.3 इंटू दिस ये हो जाएगा 0.693 इंटू 800 प्लस 200 माइनस हो जाएगा, ये 2 को ऊपर लाएंगे तो पावर माइनस में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये log 2 का वैल्यू 0.3 इंटू 2.303 0.693 इंटू 600, ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वर्क डन निकालें, WD कितना होगा यहाँ पर कॉमन ले कितना, तो ये कितना होगा 0.693 इंटू माइनस 200 कैलोरी, मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन लगभग आपको मिल जाएगा माइनस 138 कैलोरी के लगभग। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, माइनस 138 कैलोरी के लगभग मिलेगा। साइक्लिक प्रोसेसर डेल्टा यू क्या होगा 0, क्यू क्या होगा माइनस ऑफ डब्ल्यू, तो क्यू क्या होगा 138 कैलोरी के लगभग आपको मिलेगा। तो जो यहाँ पे हीट और वर्क डन है दोनों 100 से 200 के बीच में है, तो डी ग्राफ भी आपके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ए बी और सी तीनों में यहाँ पे जो हीट और वर्क डन है वो 100 से 200 के बीच में है, तो ये तीनों ही आपके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, गिवन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नेसेसरी फॉर द डिराइविंग द एक्सप्रेशन P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। यस, बिल्कुल सिंपल सरल सवाल है कि अगर हम PV गामा रिलेशन की बात करें तो PV गामा रिलेशन किसके लिए यूज में होता है, यहाँ पर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है तो उसमें आप PV गामा रिलेशन यूज में ले सकते हैं। तो P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा किसके लिए हो जाएगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ऑप्शन क्या है गिवन आपको, इट इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस ओनली। यस, एग्जैक्टली हम यहाँ पे जो गामा लगाते हैं गामा किसके लिए होता है, आइडियल गैस के लिए ये, तो ये रिलेशन भी किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। वैसे भी हमारे सिलेबस में जो भी सारे कॉन्सेप्ट है वो केवल आइडियल गैस से रिलेटेड ही है। इट इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस ओनली, बिल्कुल सही है। इट इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस ओनली, एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में ही ये एप्लीकेबल होता है। द प्रोसेस मस्ट बी कैरिड आउट इन थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है, एक डिवाइस जो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। यहाँ पे ये एडियाबेटिक प्रोसेस है तो एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर वहां पे मेंटेन कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, वहां पे हीट का एक्सचेंज जीरो होता है, टेम्परेचर का वेरिएशन वहां पर पॉसिबल है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका नहीं होगा। द प्रोसेस मस्ट बी कैरिड आउट इन अ थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क क्या करता है, हीट के एक्सचेंज को क्या करता है, रोकता है, हीट का लॉस होने नहीं देता है। तो थर्मस फ्लास्क यानी एडियाबेटिक प्रोसेस आपको बोला गया है। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस यहाँ पर, इसमें फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, कंसीडर द सेटअप ऑफ टू यूरिया सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन C1 एंड C2, C2 इज ग्रेटर देन C1 आपको बोला है, बोथ एट टेंपरेचर T, separated by a semi-permeable membrane. External pressure P1 and P2 respectively are applied on the two solutions. For what value of P1 and P2 osmosis does not occur through the semi-permeable membrane. तो C1 के लिए यहाँ पे P1 प्रेशर अप्लाई किया गया है और C2 के लिए P2 प्रेशर अप्लाई किया गया है। अब देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन है। यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पे सॉल्वेंट का फ्लो अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, सॉल्वेंट का फ्लो, सॉल्वेंट का नेट फ्लो सॉल्वेंट की हायर से सॉल्वेंट की लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, या लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता है। तो अगर हम बात करें कि सॉल्वेंट का फ्लो C1 से C2 भी हो रहा होगा और C2 से C1 भी हो रहा होगा, बट अगर नेट फ्लो की बात करें तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तक नेट फ्लो ये डायरेक्शन रहेगा, नेट डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P1 एंड P2 ऑस्मोसिस डज नॉट, अगर आपको ऑस्मोसिस को रोकना है तो ऑस्मोसिस को रोकना है तो हम क्या करें, यहाँ पे इस वाले ऑस्मोसिस को रोक दें, इस वाले ऑस्मोसिस को रोक दें, या नेट ऑस्मोसिस को रोक दें, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही कंडीशन करेक्ट होगी। या तो आप C1 से C2 की तरफ मूवमेंट को रोक दो और C2 से C1 की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है उसको भी रोक दो, या फिर जो नेट मूवमेंट हो रहा है उसको रोक दो, एक ही बात है। तो अगर आपको C1 से C2 की तरफ मूवमेंट रोकना है तो प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा इस सॉल्यूशन साइड, तो यहाँ पे कितना प्रेशर लगाएंगे, यहाँ पर इधर जो प्रेशर होगा पाई वो किसके इक्वल होगा, CRT के इक्वल, C1 RT के इक्वल। तो इधर जो सॉल्वेंट का फ्लो है उसको रोकने के लिए आपने क्या किया, इधर प्रेशर लगाया कितना, पाई1 कितना C1 RT के बराबर, और इधर जो फ्लो हो रहा है वो उसको रोकने के लिए आपने इधर कितना प्रेशर अप्लाई किया, पाई2 किसके, C2 RT के बराबर। तो अगर P1 C1 RT के बराबर है
N C2RT के बराबर है, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस का फ्लो क्या होगा, रुक जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इधर से 2 atm का प्रेशर लग रहा था, इधर से 5 atm का प्रेशर लग रहा था। आपने क्या किया, इधर 2 atm का प्रेशर लगाया और इधर 5 atm का प्रेशर लगाया, तो यहाँ पे 2 atm के प्रेशर को इस 2 atm ने बैलेंस किया, एक्सटर्नल प्रेशर ने, और इस 5 को इस एक्सटर्नल 5 ने बैलेंस कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोसिस का फ्लो रुक जाएगा। या आप क्या बोल सकते हैं, नेट कितने atm का प्रेशर था, इधर 3 atm का प्रेशर, तो आप क्या करते, इधर प्रेशर को 0 कर दीजिए और इधर 3 atm का प्रेशर लगा दीजिए, तो भी तो यहाँ ऑस्मोसिस का फ्लो रुक जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि आपने इधर लगाया P1 कितना, C1RT के बराबर, और P2 कितना, C2RT के बराबर, तो यहाँ पे नेट फ्लो क्या हो जाएगा, नेट ऑस्मोसिस का फ्लो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रुक जाएगा। या फिर आप क्या कर दें, P1 को 0 कर दें और यहाँ पे जितना प्रेशर आपने इधर कम किया उतने ही कम कर दें। आपने इधर 2 लगाया था तो 2 और इधर 5, या तो इधर 0 कर दें या इधर 3 कर दें। इधर 0 किया तो यहाँ पे कितना करेंगे, C2 - C1RT के बराबर। ऑप्शन देख लीजिए, आपको बोला है P1 अगर C1RT है और P2 C2RT है तो यहाँ पे ऑस्मोसिस का फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, अगर P1 को 0 कर दिया और P2 को कितना करना पड़ेगा, C2 - C1RT के बराबर, तो भी यहाँ ऑस्मोसिस का फ्लो रुक जाएगा। नेट यहाँ मींस यहाँ पे जो लॉजिक है वो क्या है, दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3। दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना होना चाहिए, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस के बराबर। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, C2 - C1RT के बराबर, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे C2 - C1RT, राइट। थर्ड बोला है P1 कितना, C2RT के बराबर, P2 C1RT के बराबर, वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, डी बोला है P1 को कितना कर दें, P1 को कर दिया कितना, 2C1RT के बराबर। अगर यहाँ पे 2C1 कर दिया, इसको डबल कर दिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, P2 कितना होगा, यहाँ पे इधर C1RT ऐड किया तो इधर कितना, C2 + C1RT, यानी C2RT + C1RT। दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, C2 - C1RT के बराबर, सॉरी C2 - C1RT के बराबर, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना मिल जाएगा, C2 - C1RT, राइट। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ वाला ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा, थर्ड वाला करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि थर्ड में P1 को क्या कर दिया है, यहाँ पे P1 कितना होना चाहिए, C1, बल्कि C1 की जगह इन्होंने क्या लगा दिया है, C2 लगा दिया है, जो कि क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। बोला गया है, द स्विमिंग पूल इनसाइड अ हाउस इज 3 मीटर वाइड, 5 मीटर लॉन्ग एंड 1.5 मीटर डीप बिलो द फ्लोर। द टेम्परेचर ऑफ वाटर पूल इज 8 डिग्री सेल्सियस एंड द एयर टेम्परेचर इन द हाउस डायमेंशन गिवन इन द फिगर। तो ये जो डायमेंशन गिवन है वो हाउस का डायमेंशन गिवन है, इज 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अंदर एयर का टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। Assume density of water 1 kg per liter and the air 21% of O2 and 79% of N2 by volume behaving like an ideal gas. Select incorrect statement. R का वैल्यू 25/3 जूल पर केल्विन पर मोल आपको बोला गया है। Cp of water गिवन है 75 जूल पर केल्विन पर मोल। बोला गया है the energy which is required to heat water in pool to 24 डिग्री सेल्सियस is 1500 मेगा जूल। तो कितना एनर्जी यहाँ पे लगेगा, तो एनर्जी को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा H इक्वल टू NCP डेल्टा T। Cp आपको गिवन है, अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लें, इनिशियली T1 कितना है वाटर का 8 डिग्री सेल्सियस, फाइनली टेम्परेचर कितना बोला है 24 तक लेके जाना है डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा T कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। तो डेल्टा T आपको पता है, Cp आपको पता है, पहले मोल्स निकाल लें। मोल्स के लिए आपको यहाँ पे पूल का डायमेंशन गिवन है, कितना है 3 मीटर वाइड है, 5 मीटर लॉन्ग है, 1.5 मीटर उसका डेप्थ है। तो ये पूल का आपको डायमेंशन मिल गया, तो कितना होगा 22.5 मीटर क्यूब या फिर 22.5 इंटू 10⁻³ लीटर। ठीक है, लीटर में हमने चेंज कर लिया। अब आपको डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है कितना 1 kg पर लीटर या फिर 10⁻³ ग्राम पर आप लीटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से आपको मास ऑफ वाटर इन पूल मिल जाएगा। कितना है यहाँ पे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मास ऑफ वाटर कितना होगा 22.5 इंटू 10⁻⁶ ग्राम। और आप मोल्स चाहें तो मोल्स ऑफ वाटर भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा 22.5 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 18। इतने मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। तो Cp आपको पता है, डेल्टा T पता है, तो डेल्टा H निकाल लें। डेल्टा H कितना 22.5 अपॉन 18
इंटू 10⁶ इंटू सीपी कितना है 75 इंटू डेल्टा टी कितना है 16, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये कितना 1500 इंटू 10⁶ जूल, यानी 1500 मेगा जूल, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बोला है द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू हीट द एयर टू 30 डिग्री सेल्सियस एट 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल नियरली 12 मेगा जूल। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अच्छा आपको इसमें पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन गिवन है वहां पे आपको जो जैसा वैल्यू रिक्वायर्ड था वैसा आ रहा है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बट आपका आंसर नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, बोला गया है द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू हीट द एयर। तो अगेन एनर्जी की बात की तो डेल्टा एच क्या होगा, एनसीपी डेल्टा टी के बराबर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे यहाँ पर, पहले तो आप देख लीजिए ये रूम है, रूम का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ रूम, यहाँ पे डायमेंशन आपको दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग 15 इंटू 8 इंटू 3, 15 इंटू 8 इंटू 3, ये तो रूम का वॉल्यूम हो गया। अब इसके ऊपर ये झोपड़ी टाइप जो आपको एरिया दे रखा है उसका वॉल्यूम भी निकालें, हाफ इंटू बेस कितना है इसका 1 मीटर, इंटू हाइट कितना गिवन आपको इसका 2 मीटर, इंटू इसका लेंथ कितना है, जो रूम का लेंथ है 15 मीटर, राइट। तो कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना है ये 15 8 120, 120 इंटू 360 प्लस 120, तो ये कितना होगा 480 मीटर क्यूब, यानी 480 इंटू 10⁶ लीटर। तो इतना रूम का वॉल्यूम है। तो इस रूम के अंदर कितने मोल्स ऑफ एयर होंगे, बिकॉज जो एयर है उसमें कौन कौन सा गैस है, O2 है और N2 है, दोनों ही डाइएटॉमिक गैस है। तो मोल्स ऑफ गैस की हम बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, NRPV/RT से आप निकाल सकते हैं। तो प्रेशर कितना है आपको बोला गया है, अच्छा सभी SI यूनिट में दे रखा है, तो आप चाहें तो यहां पर फिलहाल प्रेशर को SI में पुट कर दें, वॉल्यूम को भी SI में पुट कर दें। प्रेशर कितना है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल इंटू वॉल्यूम कितना मिला था आपको 480 मीटर क्यूब अपॉन R का वैल्यू कितना बोला गया है 25/3 इंटू टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, इनिशियली एयर का टेम्परेचर क्या था यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस था, यानी 283 केल्विन। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे तो मोल्स ऑफ गैस आपको लगभग मिलेंगे 2.06 इंटू 10⁴ मोल। तो यहाँ पे मोल्स आपको पता है। अब Cp यहाँ पे आप गैस का कैसे निकाल सकते हैं, डाइएटॉमिक गैस है, तो Cp क्या होगा यहाँ पे F+2/2 इंटू R। डाइएटॉमिक गैस के लिए Cp का F का वैल्यू क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो ये कितना होगा 7R/2। तो यहाँ पे अब वैल्यू को प्लेस कीजिए, डेल्टा H कितना होगा, आप चाहे तो इसको ऐसा का ऐसा भी पुट कर सकते थे, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैलकुलेशन स्लाइटली आपका इजी हो जाता। तो कितना होगा ये 2.06 इंटू 10⁴ इंटू 7R/2, R का वैल्यू कितना 25/3 इंटू डेल्टा टी। इनिशियली टेम्परेचर कितना था 100 डिग्री था, आपको टेम्परेचर कितना करना है यहाँ पे 30 डिग्री, सॉरी इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री था, आपको कितना करना है 30 डिग्री यानी 20 डिग्री से बढ़ाना है। तो डेल्टा टी क्या होगा 20 होगा, कैंसिल आउट कर दें, 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा लगभग 12 इंटू 10⁶ जूल मींस 12 मेगा जूल। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बट आपका आंसर नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है, बट हमारे आंसर नहीं है क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है। थर्ड बोला गया है रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर हीटिंग एयर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एज एनी टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ एयर इज नॉट गिवन। अब एयर में क्या है, गैस ही तो है, गैस का Cp तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं F+2/2 इंटू R से। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। फोर्थ बोला गया है द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू हीट वाटर इन पूल टू 24 डिग्री सेल्सियस इज 1000 मेगा जूल। अगर फर्स्ट वाले में आपका 1500 आंसर आ रहा है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर करेक्ट हो गया तो फोर्थ तो अपने आप ही इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन कौन से होंगे आपके, C एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, आपको एक पीवी डायग्राम गिवन है जिसमें यहाँ से A से B, B से C एंड C से A ग्राफ एक क्लोज स्ट्रक्चर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है इफ टेम्परेचर एट पॉइंट C पॉइंट पे टेम्परेचर आपको कितना बोला गया है, यहाँ पे T केल्विन बोला गया है, और पूछा गया है टेम्परेचर एट A एंड B कितना है। तो यहाँ पे हम बात करें, अगर ये यहाँ पर
ये क्या है प्रोसेस, कैसा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है, आपको वो प्रेशर का वैल्यू भी दे रखा है, प्रेशर यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे प्रेशर 4 atm में है, यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है कितना 10 लीटर एंड यहाँ पे वॉल्यूम 20 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डबल हो रहा है, तो प्रेशर डबल हो रहा है तो इसका मींस आप क्या बोल सकते हैं, प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर प्रेशर डबल हो गया तो इसका मींस टेम्परेचर भी क्या होगा, डबल होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर ए पॉइंट पे कितना होगा 2T होगा, T केल्विन से कितना हो गया 2T केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे ये ग्राफ गिवन है, ये कैसा ग्राफ है, आइसोथर्मल ग्राफ है, यानी इसके हर पॉइंट पर क्या होगा टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अगर इस पॉइंट पे 2T के टेम्परेचर तो बी पॉइंट पे भी टेम्परेचर कितना होगा 2T ही रहने वाला है। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे 2T, बी पॉइंट पे 2T और सी पॉइंट पे कितना T होगा। तो ऑप्शन देख लें, बोला है टेम्परेचर एट पॉइंट ए इज T केल्विन, इनकरेक्ट। टेम्परेचर एट पॉइंट ए इज 2T, बिल्कुल सही है। टेम्परेचर एट पॉइंट बी T, इनकरेक्ट। टेम्परेचर एट बी 2T, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बोला है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा ई फॉर ओवरऑल प्रोसेस। अब क्लोज साइकिल है तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए, बिकॉज यहाँ पे अगर हम बात करें डेल्टा एच और डेल्टा ई, जो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी होती है वो स्टेट फंक्शन होता है, यानी पोजीशन पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी भी पॉइंट पर सपोज सी से चल के वापस सी पर आ रहे हैं तो बिकॉज उसका स्टेट चेंज नहीं हुआ है तो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर आप वहां पे चेंज की बात करें तो चेंज क्या होगा, वहां पर जीरो होगा। तो ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई क्या होता है, जीरो होता है। तो आपके जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वो कौन सा होगा, ए एंड बी, जहां पे डेल्टा एच और डेल्टा ई क्या है, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, बोला है अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन of a sparingly soluble metal void MCl2 has a vapor pressure of 31.973 mm of Hg at 30 degrees Celsius while aqueous tension of water means vapor pressure of water ही बोला जाता है। aqueous tension of water is 30 degree at 30 degree Celsius is 32 mm of Hg। देन करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट केएसपी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो केएसपी आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको सॉल्युबिलिटी पता हो। सॉल्युबिलिटी एक्चुअली होता क्या है, कंसंट्रेशन होता है इन मोल पर लीटर। तो सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करें, कंसंट्रेशन निकाल लें। जब MCl2 डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा, M2 प्लस 2Cl माइनस, राइट, एक्वस फॉर्म में दोनों रहेंगे। तो अगर इसका सॉल्युबिलिटी S है, इसका मींस S मोल 1 लीटर में इसको डिसॉल्व हो पा रहे हैं। तो अगर इसका S मोल डिसॉल्व हो रहा है तो M2 प्लस का कितना बनेगा, S मोल बनेगा और ये 2S मोल बनेगा। ठीक है, तो अगर आपको इसका केएसपी निकालना है तो केएसपी क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ M2 प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl माइनस स्क्वायर मींस S इंटू 2S स्क्वायर मींस 4S क्यूब। तो केएसपी अगर आपको पता करना है तो 4S क्यूब आपको केएसपी मिलेगा। तो इसके लिए पहले आपको S निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब S आप कैसे निकाल सकते हैं, हम बोल सकते हैं यहाँ पे RLVP के अकॉर्डिंग क्या होगा, P नॉट माइनस PS अपॉन PS, सॉरी P नॉट किसके बराबर होगा यहाँ पे, I इंटू स्मॉल एन अपॉन I इंटू स्मॉल एन प्लस कैपिटल N। अब यहाँ पे कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे टोटल कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3। यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कितना था जो डिसॉल्व हो पा रहा है, S, यानी टोटल यहाँ पे I इंटू S इसका क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। वैसे भी नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं यहाँ पे, S प्लस 2S 3S ही बन रहे हैं। तो P नॉट कितना बोला है आपको, 32 बोला है, राइट, माइनस PS सॉल्यूशन का कितना बोला है, 31.973 अपॉन P नॉट कितना है 32 इक्वल टू 3S अपॉन 3S प्लस कैपिटल N पर लीटर, यानी 1000/18 यहाँ पर वाटर के मोल्स प्रेजेंट होंगे। अब आपको जो इनिशियली बोला था अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ स्पेरेंगली सॉल्युबल मेटल क्लोराइड, यहाँ पे यानी ये स्पेरेंगली सॉल्युबल है, इसका सॉल्युबिलिटी बहुत कम है तो इसके मोल्स यहाँ पर बहुत कम प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम वाटर के रेस्पेक्ट में इसके मोल्स की बात करें तो ये क्या रहने वाले हैं, यहाँ पर काफी कम रहने वाले हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ये कितना 1000/18 मींस कितना होगा 55.55। तो हम क्या बोल सकते हैं 1000/18 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 3S। तो 3S प्लस 1000/18 की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 1000/18 ही प्लेस कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस ले लीजिए, इनका डिफरेंस कितना मिलेगा, 32 माइनस 31.973 मींस ये कितना 0.027 अपॉन
32 इक्वल टू 3s इंटू 18/1000, राइट। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बनेगा ये 27/32 इक्वल टू कितना है 54s, कितने टाइम्स 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, देन s विल बी 1/64। तो ये आपको सॉल्युबिलिटी मिला। KSP पे वैल्यू पुट कीजिए तो KSP कितना होगा 4 इंटू 1/64 क्यूब। सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको आंसर इसी फॉर्म में गिवन है। तो बोला है KSP ऑफ MCl2 4 इंटू 1/64 क्यूब। तो आपका आंसर क्या है, फर्स्ट वाला सही है। सेकंड बोला है KSP 4 इंटू 1/8 क्यूब, इनकरेक्ट है। थर्ड बोला है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट MCl2 in 1/6.4 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज 6.25 into 10⁻⁴। बिल्कुल यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे लगाना है। तो आपको सॉल्व गिवन है क्या, जो थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे वो क्या बोला है, NaCl की प्रेजेंस में आप सॉल्युबिलिटी की बात करें तो NaCl से क्या बनेगा Na+ + Cl-, कितना कंसंट्रेशन गिवन है 1/6.4 मोलर। तो यहाँ पे Na+ भी कितना बनेगा, ये हो जाएगा 0, 1/6.4 मोलर एंड 1/6.4 मोलर। अब जब इसकी प्रेजेंस में आप यहाँ पे इस सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे तो कॉमन आयन लेगा, बिकॉज ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी वजह से इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सप्रेस होगा। तो जब MCl2 डिसॉल्व होगा तो क्या बनने वाला है M2+ + 2Cl-। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे S' एंड 2S', Cl- का टोटल कंसंट्रेशन कितना 2S' प्लस 1/6.4। तो 1/6.4 के रेस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2s को नेगलेक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 1/6.4। ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हैं 1/64 और 1/6.4। तो यहाँ पे ये कंसंट्रेशन इसके रेस्पेक्ट में क्या है, यहाँ पर ज्यादा ही है। 1/6.4 का वैल्यू 1/64 से ज्यादा ही आपको मिलेगा, राइट। दूसरा जब कॉमन आयन लेगा तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा 1/64 से और कम चला जाएगा। तो अगर हम KSP की बात करें तो KSP क्या, यहाँ पे S' इंटू 1/6.4 स्क्वायर। ठीक है, अब होपफुली ये पॉइंट आपको पता होगा कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो एक तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है और किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। किसी भी सॉल्यूट का या किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मिलाने से उसका KSP वेरी नहीं होता है। तो इनिशियल KSP क्या मिला था 1/64 क्यूब, और ये वाला KSP दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर ही रहने वाले हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं S' इंटू 1/6.4 स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू 1/64 क्यूब के बराबर है। ठीक है, तो यहां से S' आपको मिलेगा कितना, ये 10/64 इसको ले सकते हो तो 100/64 स्क्वायर, 64 स्क्वायर से 64 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 4 इंटू 64 इंटू 1/100 1/16 इंटू 1/100 यानी 1/16 क्या होगा 0.0625 इंटू 10⁻⁻²। तो न्यू सॉल्युबिलिटी विल बी इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻⁻4 मोल। तो जो थर्ड स्टेटमेंट था वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ बोला है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट MCl2 इन 1/6.4 मोलर NaCl सॉल्यूशन 6.25 इंटू 10⁻⁻²। -2 नहीं है बेटा, -4 है। तो डी स्टेटमेंट क्या होगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो A एंड C स्टेटमेंट, C ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपको बोला है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1000 ग्राम ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कंटेनिंग 1 ग्राम ग्लूकोज इज। तो 1000 ग्राम सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कितना है 1000 ग्राम, इसमें सॉल्यूट कितना है 125 ग्राम ग्लूकोज। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 1000 माइनस 125 मींस 875 ग्राम। तो सॉल्यूट आपको यहाँ पे पता है, सॉल्वेंट का मास पता है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की हम पहले बात कर लेते हैं। अगर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपको मिल गया तो फ्रीजिंग पॉइंट में मिल जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा TF आप कैसे निकालते हैं, I इंटू KF इंटू मोलेलिटी। तो I यहाँ पे ग्लूकोज का डिसोसिएशन और एसोसिएशन कुछ भी नहीं होता है, तो I होगा 1 इंटू 1.89 इंटू मोलेलिटी मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इनका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा कितना 1.5। तो डेल्टा TF आपको मिल जाएगा कितना
1.5 बिकॉज ये डिफरेंस है, तो केल्विन बोलिए या डिग्री सेल्सियस बोलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब आप यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, TF नॉट माइनस डेल्टा TF। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 माइनस 1.5 कितना होगा माइनस 1.5 डिग्री। तो इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, बिकॉज हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 से नीचे जाने ही वाला है, तो फ्रीजिंग पॉइंट तो यहाँ पे डेफिनेटली माइनस में ही होगा। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट ऑफ पेपर PT05। बच्चों क्वेश्चन देखते हैं 13 से पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बेंजल्डिहाइड विल फॉर्म इन फाइनल प्रोडक्ट। बच्चों अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, ये साइनाइड है और साइनाइड का ये स्टीफेंस रिडक्शन हुआ है बच्चों यहाँ पर। तो साइनाइड स्टीफेंस रिडक्शन द्वारा बच्चों एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों, इसमें आपको बेंजल्डिहाइड मिलेगा। इसके बाद बात करें बच्चों, टॉल्यूइन है, क्रोमाइल क्लोराइड और CS2 लिया गया है, तो ये बच्चों इटार्ड रिएक्शन है। तो टॉल्यूइन इटार्ड रिएक्शन से बच्चों एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, तो इसमें भी बच्चों आपको बेंजल्डिहाइड मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। बच्चों इसमें देखें कि बच्चों गेटरमैन कोच रिएक्शन है और गेटरमैन कोच रिएक्शन से बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनता है, तो बच्चों इसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों ये फिनॉल है, फिनॉल में क्लोरोफॉर्म और क्वेच मिला रहे हैं, बच्चों ये सैलिसिलिक एसिड बनाता है आफ्टर एसिडिफिकेशन। ये सैलिसिलिक एसिड बनता है, ना कि बच्चों इसमें बेंजल्डिहाइड बनता है। तो बेंजल्डिहाइड बनाने के जो मेथड है इसमें बच्चों वो है A, B एंड C। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्जन दिया हुआ है और उस कन्वर्जन के बेसिस पर हमें सही आंसर्स बताने हैं क्या होगा। तो बच्चों देखिए, एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड को मिलाकर के कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का यूज किया गया है और प्रोडक्ट बना हुआ है, अल्कोहल और एसिड बना है। तो बच्चों देखिए, पहले हम इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो इसमें हम एल्डोल रिएक्शन करवाते हैं। बच्चों अगर हम देखें यहाँ पर कि CH3CHO और बेस लिया है बच्चों OH माइनस, तो क्या करेगा, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा आपको जो एनायन इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। अब बच्चों ये कार्बेनाइन फॉर्मेल्डिहाइड पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो हमें मिला है बच्चों CH2 CHO और ये आ जाएगा बच्चों आपका होगा CH2O माइनस, ठीक है। और वाटर से चूंकि चार्ज बना है अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, तो ये गेन कर लेगा बच्चों वाटर से H, तो ये OH बन गया और मिला बच्चों आपको CH2 CHO, बच्चों अल्फा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। बच्चों देखिए, तो अभी यहाँ पर देखें, अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एक बार ये अल्फा H की जगह पर अगर हम देखें तो H के प्लेस पर CH2H आ गया। अब फिर से बच्चों अगर हम इसमें रिएक्शन करवाएं, ध्यान दीजिए, ये CH2 CHO और ये है बच्चों CH2OH, और फिर से हम बेस का इस्तेमाल करें और फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करें, तो H के प्लेस पर एक CH2H और आ जाएगा, तो चाहिए CH2OH और ये H CH2OH एंड CHO। अब बच्चों देखिए, अभी भी इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन है, एक बार ये एल्डोल और कर सकता है, ठीक है। तो अब बच्चों देखें, अगर हम तो फिर से बेस लिया है NaOH और फॉर्मेल्डिहाइड, अब ये बना लेगा बच्चों, ये एक अल्फा H फिर से अलग होकर के CH2H में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों कार्बन और CHO CH2OH एंड CH2OH, ये बन गया। अब बच्चों देखिए, चूंकि अभी हमें ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, तो फिर से अगर हम बात करें बच्चों
तो हमारे पास क्या है, NaOH है और फॉर्मेल्डिहाइड है। तो बच्चों देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, अब ये कैनिजारो करेगा, अब रिएक्शन होगी बच्चों कैनिजारो, ठीक है। तो कैनिजारो में अगर हम देखें तो यहाँ पर इसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया गया है। तो बच्चों देखिए कार्बन CH2OH, बच्चों ये CHO CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CH2OH और ये है आपका CH2OH, ठीक है। तो जो कैनिजारो में ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया है और ऑक्सीडेशन करें तो बच्चों ये फॉर्मेल्डिहाइड का एसिड बनेगा, फॉर्मिक एसिड, चूंकि मीडियम बेसिक है तो सॉल्ट ऑफ एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो रिएक्शन सोर्स 3 टाइम्स एल्डोल, तो बच्चों एक स्टेप देखें तो ये एल्डोल का स्टेप है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 अल्फा एच है, तो 3 अल्फा एच हर बार ये एल्डोल एक यहाँ पर रिएक्शन करवाएगा बच्चों एल्डोल, और बेस का यूज किया बच्चों एल्डोल इस स्टेप में भी हो जाएगी। तो 1 स्टेप एल्डोल का है, ये सेकंड है और ये थर्ड, 3 बार हमने एल्डोल को यूज किया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, रिएक्शन सोर्स 3 टाइम्स एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि 3 अल्फा एच है। इसके बाद ये रिएक्शन सोर्स 1 टाइम कैनिजारो रिएक्शन, तो यहाँ पर देखें कैनिजारो हो रहा है फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर कह रहा है 4 इक्विवेलेंट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड आर यूज्ड, देखिए पहला इक्विवेलेंट यहाँ पर यूज किया, फिर बच्चों हमने यहाँ पर यूज किया, थर्ड इक्विवेलेंट यहाँ पर यूज किया, फोर्थ इक्विवेलेंट यहाँ पर यूज किया। बच्चों 4 इक्विवेलेंट फॉर्मेल्डिहाइड का हम इस्तेमाल करते हैं। फिर लिखा कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिटाल्डिहाइड इज यूज्ड, तो बच्चों अगर हम एसिटाल्डिहाइड की बात करें तो स्टार्टिंग में 1 इक्विवेलेंट ही एसिटाल्डिहाइड के लिया है, तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिटाल्डिहाइड इज यूज्ड। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो कन्वर्जन दिया था इसके सभी ऑप्शंस सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें PQRS को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों देखिए पहले स्टेप देखते हैं, ये बेस है और ये जो H दिया है ये एसिडिक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों बेस इस एसिडिक H को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, H2O का रिमूवल, और हमें मिलेगा बच्चों O- एंड OH, चूंकि 1 इक्विवेलेंट बेस लिया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों ऑक्सीजन पर चार्ज है न्यूक्लियोफाइल, और अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन पोलर बॉन्ड होने की वजह से अटैक यहाँ पर फास्ट होगा और ये बच्चों जो लीविंग ग्रुप है ये लीव कर जाएगा। तो जो Q बनेगा उसको देखिए बच्चों, Q प्रोडक्ट है हमारा O, ऑक्सीजन से जुड़ेगा, फिर आएगा बच्चों C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH2 एंड Cl, ये बना। फिर देखिए OH है यहाँ, ये OH आ गया, दिस इज Q प्रोडक्ट। अब फिर बच्चों NaOH का इस्तेमाल किया है, तो NaOH बच्चों अगेन बेस का काम करेगा। अब ये वाला जो बच्चों एसिडिक H है ये हट जाएगा, इस तरीके से एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है। तो बच्चों देखिए O, C डबल बॉन्ड O, CH2Cl एंड ये बना बच्चों O-, ठीक है। अब बच्चों देखिए ऑक्सीजन पर चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और बच्चों ये एल्किल हैलाइड एक लीविंग ग्रुप भी दिया हुआ है यहाँ पर, जब ये इस पर अटैक करेगा तो लीविंग ग्रुप यहाँ से जाएगा बच्चों Cl-। तो देखिए अब साइक्लाइजेशन हो गया, तो ये इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन है, तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, और देखिए बच्चों C डबल बॉन्ड O और CH2, ठीक है। तो एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ। ये बच्चों क्या है आपका R प्रोडक्ट, ठीक है। अब बच्चों देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अब इस्तेमाल किया गया है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बच्चों एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो एस्टर को क्या कन्वर्ट करेगा बच्चों इस तरीके से, अगर कोई एस्टर का ग्रुप है OR और हमने बच्चों लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल किया है, वो बनाता है बच्चों एक प्राइमरी अल्कोहल इस तरीके से, और दूसरा अल्कोहल बना देता है ROH, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात होगी बच्चों, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में क्या होता है बच्चों ये H-, और ये अटैक करेगा लीविंग ग्रुप जो है एस्टर वाला, ये लीव करेगा, तो हमें मिलेगा बच्चों कुछ ऐसे, यहाँ आएगा O-
और O CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से ये LH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अभी कंप्लीट रिडक्शन नहीं हुआ है, इस पर अटैक करेगा और हमें मिलेगा बच्चों O माइनस O एंड CH2O माइनस। अब बच्चों इसमें सॉल्वेंट हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, वाटर से मिलेगा बच्चों इसको H प्लस, अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा और मिलेगा OH एंड O CH2OH। इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये बच्चों आपका S वाला प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल गिव सेम एल्कीन ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 इन हीट। तो बच्चों ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो रहा है और बात करते हैं कि सेम प्रोडक्ट कहां पर बनता है। बच्चों डिहाइड्रेशन में देखिए सिंपल सी बात है, पहले क्या करते हैं बच्चों हम इस OH के साथ इसका प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा इस तरीके से OH2 प्लस एंड CH3। बच्चों ये CH3 है। बच्चों लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस होगा क्योंकि ऑक्सीजन पर चार्ज बन चुका है, वाटर एज ए लिविंग ग्रुप चला जाएगा बच्चों और हमें मिला कैटाइन, ठीक है, एंड CH3। तो बच्चों जब हम हीट करते हैं तो यहां से H प्लस का लॉस होगा, ठीक है, और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों यहां पर इस तरीके से, ठीक है। तो ये एल्कीन बना। बच्चों देखते हैं कि इस तरीके का एल्कीन यहां पर भी बनता है। बच्चों अगेन प्रोटोनेशन होगा। बच्चों देखते हैं कि प्रोटोनेशन जहां पर OH ग्रुप है उसी पर हम कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर हम बच्चों क्या करते हैं, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लेते हैं इस तरीके से। अब बच्चों देखिए 3 मेंबर रिंग, रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज, रीअरेंजमेंट होगा जिसको हम बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन बाय 1 कार्बन। बच्चों देखिए किस तरीके से रिंग का एक्सपेंशन देखते हैं, ये इस तरीके से बच्चों रिंग एक्सपेंड किया। इसको बच्चों अगर हम प्रॉपरली लिखें तो ये कुछ इस तरीके से है, 6 मेंबर रिंग है और 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं मिथाइल ग्रुप और पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों फिर से इसमें रिंग, इसमें रीअरेंजमेंट होगा, इसको बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ये अपने से स्टेबल कैटायन में चेंज हो जाएगा और हमें मिलेगा बच्चों कुछ ऐसा। अगेन बच्चों ये इसी तरीके का केस बन चुका है। तो अगर ये कैटायन इस तरीके से मिल रहा है तो ये H प्लस को लूज करके बना देगा बच्चों एल्कीन, ठीक है। तो यहां पर भी वही एल्कीन बनता है, इन दोनों में सेम एल्कीन है। अगर देखिए बच्चों ये 5 कार्बन का रिंग है, अगर हम यहां पर प्रोटोनेशन करवाते हैं तो वाटर का लॉस होगा कुछ इस तरीके से। और बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा वाटर के जाने के बाद। अब देखिए 5 मेंबर रिंग, रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज, रिंग एक्सपेंड कर जाएगा बाय 1 कार्बन। तो रिंग एक्सपेंशन होगा और रिंग एक्सपेंशन के बाद बच्चों हमें मिलेगा कुछ ऐसा। सिस्टम वैसे ही बना लेते हैं और ये बच्चों यहां से जुड़ा है और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज यहां पर। इसको अगर हम प्रॉपरली ड्रॉ करें तो बच्चों रिंग है 6 कार्बन की, 1 2 3 4 5 एंड 6। बच्चों देखिए 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से। और अब अगर हम बच्चों इसमें से, चूंकि अगर कैटायन सेम बन रहा है तो उसका प्रोडक्ट भी सेम बनेगा। H प्लस हटाने के बाद अगर हम देखें तो हमें मिलेगा बच्चों इस तरीके से एल्कीन। तो यहाँ पर भी उसी एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो देख रहे हैं कि ये 5 कार्बन की रिंग एक्सपेंड होकर 6 में कन्वर्ट होती है और A, B और C में 6 मेंबर रिंग है और डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन हो रहा है। बच्चों अब यहाँ पर देखेंगे तो अगर रिंग एक्सपेंड होगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट कंटेन्स 5 मेंबर रिंग। तो इस केस में बच्चों प्रोडक्ट में 5 मेंबर रिंग बनेगा, क्योंकि बाकी सभी केसेस में 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो इससे वो एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं होगा जो हमें चाहिए।
तो सेम एल्कीन बनेंगे आपकी ए, बी एंड सी से। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस सिनेमिक एसिड इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो बच्चों प्रोडक्ट बना हुआ है, हमें ये बताना है क्या ये इसका मेजर प्रोडक्ट है या नहीं। तो जो अगर देखें तो ये सिनेमल्डिहाइड है और ये सिनेमिक एसिड बना है। टॉलेंस रिएजेंट और एसिडिफिकेशन किया है बच्चों हमने, तो टॉलेंस रिएजेंट बच्चों एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। बच्चों ये रिएक्शन बिल्कुल सही गिवन है। नेक्स्ट देखें बच्चों बेंजल्डिहाइड है और एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट, बच्चों इसको पर्किन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये पर्किन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है बच्चों वो सिनेमिक एसिड होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखें बच्चों, ये है अल्फा और बीटा। तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड लिया गया है बच्चों, ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड वही इवन सीपी मैकेनिज्म से हीट करके सिनेमिक एसिड बनाता है, ये भी सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करें बच्चों कि सिनेमल्डिहाइड है केमोनोफोर के साथ हीट करते हैं, तो जो ध्यान दीजिए ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन बच्चों ये केमोनोफोर के साथ जब हीट करते हैं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ब्रेक हो जाता है, तो इससे भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये आगे जाकर के बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑक्सैलिक एसिड बना लेगा बच्चों। ये इसका सही प्रोडक्ट नहीं है, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट है बच्चों बेंजोइक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। तो हमें जिसमें मेजर प्रोडक्ट में हमें मिलता है बच्चों सिनेमिक एसिड, वो है ए, बी एंड सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें अमाइड में ब्रोमीन केवच की रिएक्शन करा के पी क्यू बनाया और आगे के रिएक्शन सीक्वेंस में आर एस बनाया है। हमें पी क्यू और आर एस को आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों देखिए ब्रोमीन केवच के साथ अगर रिएक्शन की बात करें तो ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, तो अगर बच्चों हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की बात करें, बच्चों आपको पता है कि हॉफमैन ब्रोमाइड में डिग्रेडेशन होता है और अमाइड से बच्चों जो प्रोडक्ट है वो एमीन का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड KOH। ठीक है, तो हम बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो CONH2 अगर हम इसी को यहीं पर देख लेते हैं बच्चों, ये चेंज कर देगा NH2 NO2 एंड CH3। ठीक है, और दूसरा मिलेगा बच्चों आपको ये अमाइड से यहां पर NH2 आ जाएगा और NO2 एंड CH3। ये दो प्रोडक्ट मिल गए आपको P एंड Q। ठीक है, इसके आगे की रिएक्शन देखें CH3COCl। तो जिसके आगे का पार्ट आपको पता है CH3COCl ये बच्चों नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये लीविंग ग्रुप है बच्चों, इसको हटा देगा तो एसिटाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होगा और हमें मिलेगा बच्चों यहां पर NHCOCH3। तो यहां से एक Cl माइनस जाएगा, यहां से H जाएगा, ये इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो NH2 चेंज हो जाएगा बच्चों, तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ NH2 चेंज हो जाएगा NHCOCH3 ग्रुप में। इन दोनों ही केसेस में बच्चों ही रहेगा। तो देखिए यहां पर CH3 और ये NH2, ठीक है, और NO2, तो NH2 कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों NHCOCH3 में। इस तरीके से जो 15 है, अब बच्चों यहां पर देखिए नाइट्रोजन 15 है, तो CONH2 से डिग्रेडेशन में NH2 बनता है, तो नाइट्रोजन 15 है, तो ये इसी के पास ही रहेगा क्योंकि इसका कन्वर्जन इसमें हुआ है और इसका कन्वर्जन इसमें हुआ है ब्रोमीन KOH के द्वारा। ब्रोमीन KOH यहां पर है और बच्चों ब्रोमीन और KOH यहां पर भी लिया है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों इसमें भी एसिटाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होगा, तो हमें मिलेगा बच्चों NHCOCH3 नाइट्रोजन 15, बाकी ग्रुप जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर CH3। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें बच्चों तो ब्रोमीन और Fe लिया है, तो ब्रोमीन Fe के साथ ब्रोमिनेशन होगा। चूंकि NH ग्रुप लोन पेयर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ये कैसा है बच्चों? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, क्योंकि इसका ऑर्थो भी ये वाला ऑर्थो ब्लॉक्ड और इसके पैरा पर भी ग्रुप है, तो ये वाला जो ऑर्थो पोजीशन है इस पर ब्रोमिनेशन हो जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन वाला ग्रुप आ जाएगा। तो देखिए ये ब्रोमीन और
NO2 एंड CH3, ठीक है। और यहां पर आ गया NHCOCH3, ठीक है। सिमिलर सिचुएशन बच्चों यहां पर है, इस पर भी हम ब्रोमिनेशन करेंगे ब्रोमीन और Fe से। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो इसके पैरा पर तो ग्रुप है, लेकिन इसका ये ऑर्थो और ये ऑर्थो, दो ऑर्थो पोजीशन है। इस ऑर्थो पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं आएगा, क्योंकि दो ग्रुप के बीच में इलेक्ट्रोफाइल आना आसान नहीं होता है ड्यू टू स्टेरिक रीजंस। तो हमें मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा यहां पर आ गया ब्रोमीन और NHCOCH3 और NO2 एंड CH3। अब बात करते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों हम जब यहां पर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हाइड्रोलिसिस जब करा रहे होंगे तो ये जो NHCO अमाइड वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और फिर से हमें एमीन का फॉर्मेशन होता है और एसिड बन जाएगा बच्चों, ये अलग हो जाएगा पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं बच्चों हम। तो हाइड्रोलिसिस से ये अमाइड का बॉन्ड टूटता है, वापस ये एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मिलेगा बच्चों ब्रोमीन और यहां आ जाएगा NH2, ये NO2 एंड CH3। और बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो यहां से यहां पर भी वही बात रहेगी, जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो अमाइड का बॉन्ड टूटेगा, तो ये ब्रोमीन और NH2, चूंकि नाइट्रोजन 15 है तो यहां पर 15 रहेगा, वापस मिल गया बच्चों हमें, और ये NO2 एंड CH3। तो बच्चों ये मिल गए हमें R और S प्रोडक्ट। इससे हम मैच करा सकते हैं, ये RS और ये RS हो गया, RS में से एक। तो इनमें से बच्चों हम मैचिंग करा सकते हैं ऑप्शंस को देखकर। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जिसमें कुछ हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस गिवन है और हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन सही है। जब हम साइनाइड की बात करें तो साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, हाइड्रोलिसिस से ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो इस हाइड्रोलिसिस में कार्बन जो है एसिड में चेंज हो जाता है और वो जो नाइट्रोजन रहेगा तो नाइट्रोजन से हमें मिलेगा अमोनिया। तो बच्चों हम देख सकते हैं इसमें कार्बन और नाइट्रोजन में चूंकि बॉन्ड पोलर है और वाटर से हाइड्रोलिसिस करते हैं तो HOH, तो ये प्लस और ये माइनस, यहां पर देखेंगे यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज ये H पकड़ेगा, ये OH पकड़ेगा, ठीक है। तो 3 बॉन्ड है, 3 बार ये H पकड़ेगा और ये 3 बार OH पकड़ेगा, इस तरीके से। तो 3 बार ये H लग के ये NH3 में चेंज हो जाएगा और ये बच्चों एक कार्बन पर हमें मिलेगा ये OH और ये OH, 3 OH बॉन्ड अनस्टेबल होता है कार्बन पर। ये 2 OH है, 3 OH है, इसमें से ये H2O रिमूव करके बच्चों ये एसिड में चेंज आता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है एसिड एंड अमोनिया। क्योंकि मीडियम बच्चों एसिडिक है तो एसिडिक मीडियम में अमोनिया क्या होगा बच्चों, लोन पेयर, इसका फिर से प्रोटोनेशन हो जाएगा और अमोनियम आयन में कन्वर्जन हो जाएगा। तो बच्चों ये हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन जो गिवन है ये सही है। अब बच्चों नेक्स्ट बात करें आइसोसाइनाइड। तो इसमें अगर हम बच्चों इस तरीके से देखें तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, टूटेगा, क्योंकि जैसे इस तरीके का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है और वैसे ही बच्चों फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। अब हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस से मिलेगा बच्चों आपको CH3 और NH2, ठीक है। एक बॉन्ड नाइट्रोजन का पहले बना हुआ है तो 2 हाइड्रोजन और आएंगे, ये एमीन में चेंज होगा, फिर प्रोटोनेशन होकर के ये इस तरीके से एमीन का प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो प्रोटोनेटेड एमीन मिलेगा। बच्चों ये एक कार्बन है और एक कार्बन का एसिड क्या बनेगा, आपको फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो ये स्टेप भी सही है। तो बच्चों नेक्स्ट देखें, ईथर है, तो ईथर में CH2 डबल बॉन्ड CH एंड OCH3। तो ईथर में बच्चों हाइड्रोलिसिस होगा इस तरीके से H एंड OH। तो देखिए एक तो प्रोडक्ट बन गया CH3OH मिथाइल अल्कोहल और दूसरा प्रोडक्ट है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये बच्चों ये इनॉल है और ऐसा इनॉल अनस्टेबल होता है तो ये टोटोमराइज हो जाएगा और टोटोमराइज होकर के आपको मिलेगा बच्चों CH3CHO। एसिटल्डिहाइड इसका प्रोडक्ट है बच्चों, एसिटल्डिहाइड और अल्कोहल बनाया है, ये बात सही है। अब बच्चों यहां पर देखिए यहां भी ईथर दिया हुआ है, तो सिमिलर सिचुएशन है बच्चों ईथर की, OCH3 एंड OCH3। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इस तरीके से बच्चों आपको प्रोडक्ट बनेगा
तो इसमें से मिथाइल अल्कोहल गया 2 मोल, ठीक है। इसको एसीटल बोलते हैं बच्चों, हम एसीटल का हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं हम, और प्लस मिला बच्चों आपको ये OH एंड OH, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप है, अनस्टेबल है, ये H2O को रिमूव करेगा और कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। बच्चों इसमें देखिए कीटोन और अल्कोहल दिया है, ये हाइड्रोलिसिस का भी रिएक्शन सही है। तो आपसे पूछा है कि जो रिएक्शन सही है इसमें सभी रिएक्शन, सभी हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट जो है सही मैच्ड हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे पूछा है विच आर द फॉलोइंग आर स्टेबल जेम डाइऑल्स। बच्चों इन जनरल क्या होता है कि जेम डाइऑल्स आर अनस्टेबल, लेकिन अगर उनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी मिलती है तो उस केस में जेम डाइऑल्स स्टेबल होते हैं। तो बच्चों अगर हम इसकी बात करें, फ्लोरल है बच्चों ये फ्लोरल, तो ये फ्लोरीन F F F, और ये बच्चों OH और H और ये OH। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी मिलती है, तो ये जब डाइऑल बच्चों क्या है स्टेबल है, इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है। अगर आप इसकी बात करें बी ऑप्शन की, तो यहाँ पर भी इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी मिलती है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज है। लेकिन मुझे सी और डी वाले केस में दोनों में एक ही जैसा केस है, तो ये दोनों के दोनों ही क्या है अनस्टेबल हैं, इनको ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो इसको स्टेबलाइज करता है। तो इन जनरल क्या होता है बच्चों, जेम डाइऑल्स आर अनस्टेबल, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये स्टेबलाइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैराग्राफ पर बेस्ड है, एल्डोल कंडेंसेशन पर है। तो पहला पूछा है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज और नॉट गिवन बाय, मल्टीपल है बच्चों, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। तो जो जरूरी है एल्डोल के लिए जो कंडीशन है बच्चों, प्रेजेंस ऑफ अल्फा H, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा H at least 2 अल्फा H is necessary for aldol condensation reaction। बच्चों देखिए बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड में अल्फा H नहीं होता है, तो बेंजल्डिहाइड में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगी। बच्चों ये CH3CHO, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एल्डोल नहीं देगा। सेम चीज है बच्चों यहाँ पर पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड है, इस पर भी एल्डोल रिएक्शन नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें एल्डोल हो जाएगा। तो जिसमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगी वो ऑप्शन आपके A, B एंड C। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। बच्चों इसमें लिखा है CH3CHO प्लस बेंजल्डिहाइड और NaOH के साथ हीट करते हैं, प्रोडक्ट बताना है आपको क्या है। चूंकि मल्टीपल है तो एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। बच्चों चेक करते हैं, देखिए बच्चों इसमें अल्फा कार्बन है, ठीक है, तो एल्डोल का रिएक्शन अगर हम कराएं तो CH3CHO प्लस बच्चों OH माइनस है, बेस है, NaOH से मिला है, तो ये क्या करेगा अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा बच्चों CH2CHO प्लस H2O, ठीक है। और बच्चों ये कार्बन आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब बच्चों बेंजल्डिहाइड पर इस न्यूक्लियोफाइल का होगा अटैक, इस तरीके से। तो अटैक के बाद हमें मिलेगा CHO माइनस एंड CH2CHO, ठीक है। अब बच्चों इस पर चार्ज है, तो ये क्या करेगा वाटर से H पकड़ लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा OH एंड CH2CHO, ये है अल्फा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। और बच्चों जब हीट करते हैं तो वाटर का एलिमिनेशन होता है और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो एक तो बच्चों ये प्रोडक्ट है, अगर हम इसको देखें यहाँ पर तो इसको इसे PH से लिखा गया है, तो PH CH डबल बॉन्ड CH CHO, तो B तो बनेगा। तो बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये है क्रॉस एल्डोल की, ठीक है। चूंकि बच्चों ये मल्टीपल है तो क्रॉस के साथ साथ एक पॉसिबिलिटी और बनती है सेल्फ एल्डोल की भी, जिसमें CH3CHO प्लस CH3CHO बेस के साथ, बेस के प्रेजेंस में हीट करके प्रोडक्ट बना ले, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी है बच्चों इसमें सेल्फ एल्डोल की। इसकी पॉसिबिलिटी में देखिए तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर अगेन कार्बन आयन वही है, तो
CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस, या बच्चों कार्बेनाइन, इसका वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और हमें मिलेगा बच्चों CH3CH। अब बच्चों ये पानी से, वाटर से, क्योंकि पहले जैसे ही मैकेनिज्म सेम है बच्चों, ये O माइनस बनेगा, वाटर से इसको मिलेगा H प्लस, और मिला बच्चों आपको CH2CHO। देखिए अभी भी अल्फा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, हीट करते हैं जब इसको हम बच्चों, तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, वाटर का एलिमिनेशन, और हमें मिलेगा बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। तो इस प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसा अगर हम देखें तो ये आपको मिला बच्चों डी में, तो इसके सही आंसर्स हैं बी एंड डी। क्वेश्चन देखते हैं पैराग्राफ से रिलेटेड, जिसमें एलिमिनेशन पर बेस्ड बच्चों एक क्वेश्चन है। देखिए न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया हुआ है और HBr का एलिमिनेशन करके P और Q मेजर बनाया और हमसे पूछा है कि कंपाउंड्स P और Q का रिलेशन क्या है। तो बच्चों देखिए, तो पहले हम बच्चों यहाँ से HBr की एलिमिनेशन कर देते हैं, जैसे कि ये H जा रहा है, यहाँ से Br जा रहा है, इसके बाद जो बचा है उसको हम लिखते हैं बच्चों। तो देखिए, तो फ्रंट कार्बन से जो अटैच जो बॉन्ड बचेंगे, क्योंकि ब्रोमीन चला गया तो पीएच सुरक्षित है बच्चों और CH3 सुरक्षित है। इसी तरीके से अगर हम बैक कार्बन की बात करें तो बैक कार्बन से बच्चों पीएच रहेगा और CH3 रहेगा। जो एटम चला गया है वो है हाइड्रोजन। तो देखिए, चूंकि हमने एलिमिनेशन किया है तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो इनको बच्चों हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देते हैं इस तरीके से। तो फ्रंट कार्बन से कनेक्टेड क्या है, पीएच और CH3, और बैक कार्बन से कनेक्टेड क्या है बच्चों, पीएच और CH3। ये बच्चों ये इसका प्रोडक्ट है, इस तरीके से समझ रहे हैं। ये फ्रंट और बैक कार्बन के बीच चूंकि एलिमिनेशन किया है, एलिमिनेशन से क्या है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये इसका प्रोडक्ट है। ये क्या है बच्चों, P है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, इसमें भी HBr के एलिमिनेशन के लिए है, तो एक काम करते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है तो इसको हम पहले नॉर्मली लिखते हैं बच्चों। तो फ्रंट कार्बन से क्या है, CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये CH3 है। और बैक कार्बन से बात करें तो बच्चों क्या है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो बैक कार्बन से अगर आप देखते हैं बच्चों, एक हाइड्रोजन है, तो CH और PH लगा हुआ है, ठीक है, एक बॉन्ड बना हुआ है। अब इस बॉन्ड को हम ऐसे बना देते हैं इस तरीके से, देखिए बच्चों, इस पर। तो यहाँ पर है ब्रोमीन और हाइड्रोजन, PH और H, ठीक है। तो इसका कोई रोल नहीं था, तो इसको हमने नॉर्मली कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, B माइनस इस H को खींचेगा, यहाँ से ब्रोमीन जा रहा है। अब देखिए अब क्या हुआ, अब आप बाकी जो सिचुएशन है उसको देखिए, उसको मैं बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रंट कार्बन से जो लगा हुआ है ग्रुप है बच्चों, वो CH और CH3 और PH, ठीक है। और यहाँ पर एक दिखेगा आपको बच्चों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है, H और चला गया, और बच्चों यहाँ पर है क्या, PH, ठीक है। तो ये कंपाउंड बना H और Br को हटाने के बाद। बच्चों जो चीजें हमने हटा दी हैं, उस हटाने के बाद जो बना है उसको मैंने यहाँ पर लिखा। अब देखिए, फ्रंट और बैक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। फ्रंट कार्बन से कनेक्टेड एक PH है, दूसरा इस तरीके का ग्रुप है बच्चों, CH, PH एंड CH3, ठीक है। और बैक कार्बन पर क्या है बच्चों, कार्बन से जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन है जो कि CH2 है, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ पर देखें, और इन दोनों में अगर देखें ये 1, 2 एंड 3, ठीक है। और आप इसको अगर चेक करें तो बच्चों आपको यहाँ पर मिलेगा 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो बच्चों ये 3 एंड 4, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल कार्बन देखें बच्चों, इसमें 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 1 और 2, 3 एंड 4 कार्बन है, 2 फिनाइल ग्रुप है, 2 फिनाइल ग्रुप यहाँ पर है, 2 CH3 है बच्चों। तो एक तो CH3 ये है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें बच्चों, 3 और ये 3, 6 हाइड्रोजन है बच्चों। आप यहाँ पर देखिए 3 और ये 4 और 2, 6, मतलब इनका बच्चों मोलिकुलर फार्मूला सेम है। जब सेम मोलिकुलर फार्मूला है और बच्चों ये दोनों एक जैसे कंपाउंड है, आइडेंटिकल नहीं होंगे, होमोलॉग्स भी नहीं होंगे, क्योंकि इनका मोलिकुलर फार्मूला सेम है। तो ये स्टीरियो आइसोमर नहीं है, क्योंकि इसमें
ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है, लेकिन यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने की कोई संभावना नहीं है। तो ये क्या है बच्चों, ये है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो बदली हुई है। यहाँ पर एक पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 पर डबल बॉन्ड है, तो ये बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, व्हाट इज आर ट्रू अबाउट गिवन 2 रिएक्शंस। तो बच्चों ये 2 पी और क्यू प्रोडक्ट बने हैं, इसके बारे में सही स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। द फर्स्ट रिएक्शन इज अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों आप देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन से एलिमिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं एक हाइड्रोजन और ब्रोमीन। तो इस तरीके से बच्चों अगर आप देखें तो फ्रंट कार्बन से H और बैक कार्बन से ब्रोमीन का एलिमिनेशन हुआ है। तो ये जो एलिमिनेशन है बच्चों ये बीटा एलिमिनेशन है। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड रिएक्शन की बात करें बच्चों, यहाँ पर भी सिचुएशन है कि फ्रंट कार्बन से और बैक कार्बन से एटम एलिमिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये वाला भी बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है। ठीक है, अल्फा एलिमिनेशन तो कब होगा, जब एक ही कार्बन से दोनों एलिमिनेट होने वाले एटम निकल जाएं, तब वो अल्फा एलिमिनेशन कहलाता है। तो बच्चों आप इसमें देखें तो द फर्स्ट रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन, ये बात सही है। फिर कह रहा है कि बोथ आर एंटी एलिमिनेशन, तो बच्चों बिल्कुल सही है, एंटी हो रहा है क्योंकि H और Br ये एंटी हैं। यहाँ पर भी H और Br जो एलिमिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एटम बच्चों वो क्या है, एंटी हैं। तो बोथ आर एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन, ये बात भी सही है। फिर लिखा है कि बोथ आर बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन। तो बायोमोलिकुलर की बात करें तो बच्चों इसमें देखें तो इन दोनों ही केसेस में बेस जो लिया गया है बच्चों, आप देखिए बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, चार्ज्ड है। तो जब चार्ज्ड बेस लिया जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है, तो वो केस होता है बच्चों E2 एलिमिनेशन का। ये भी एग्जांपल क्या है बच्चों, E2 एलिमिनेशन का। तो बोथ आर बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन जो कि E2 है, ये सही है। फिर क्या है, सेकंड रिएक्शन इज एन अल्फा एलिमिनेशन। तो बच्चों अभी हमने बताया कि फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन से एटम्स रिमूव हो रहे हैं, तो ये अल्फा एलिमिनेशन नहीं है, हम इस एलिमिनेशन को बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन। तो ये जो डी वाला पॉइंट है बच्चों ये गलत हो जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन में सही आंसर की बात करें तो ए, बी एंड सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पैराग्राफ से रिलेटेड है और जिसमें एक सीक्वेंशियल रिएक्शन दिया है, जिसमें ए से लेकर के आई तक के जो प्रोडक्ट हैं वो अनआइडेंटिफाइड है और उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। इस बेसिस पर हमें आंसर्स बताने हैं। तो सबसे पहले ये बात कर रहा है कि ए क्या होगा, ए में भी। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने मैग्नीशियम ईथर का इस्तेमाल किया है, तो बी एक ग्रेगनार्ड रिएजेंट होगा। तो बी का जो फॉर्मेशन है, बी इज ए ग्रेगनार्ड रिएजेंट। चूंकि आपको पता है ऑप्शंस में सभी के सभी एल्किल हैलाइड दिए हुए हैं। अब थोड़ा सा आइडिया लगाना है हमें जो लास्ट प्रोडक्ट दिया हुआ है उसके बारे में। तो एक तो बात तय है सब में बेंजीन रिंग होगा, क्योंकि ऑप्शन में भी सभी में बेंजीन रिंग दिया हुआ है। अब हमें इसका जो आर वाला पार्ट है, साइड वाला जो पार्ट है, इसको आइडेंटिफाई करना है, ये क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, जो प्रोडक्ट बना हुआ है इससे हमें कुछ आइडिया लगेगा। तो प्रोडक्ट में अगर हम कार्बनों की संख्या की बात करें तो 1, 2 एंड 3 कार्बन है बेंजीन के अलावा। और अगर हम इन रिएक्शंस की बात करें तो जो कार्बन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं बच्चों, इस इपॉक्साइड में 2 कार्बन यहाँ से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। और बच्चों ये साइनाइड है, तो साइनाइड से कहीं ना कहीं 1 कार्बन यहाँ से इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर आप देखें और कहीं से भी कार्बन इस रिएक्टेंट में यहाँ पर जो है आते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 3 कार्बन है हमारे पास, तो 3 कार्बन यहाँ से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर बच्चों ने 1 कार्बन यहाँ ले लिया और 3 और आगे तो 4 हो जाएंगे, जबकि हमें सिर्फ 3 कार्बन चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, क्योंकि बच्चों इसमें 1 भी कार्बन नहीं है और 3 कार्बन इसमें साइक्लाइजेशन का पार्ट है, तो 3 कार्बन हम यहाँ से ला सकते हैं। तो बच्चों हम बी को लेकर के चलते हैं, और इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल जैसा कुछ सिस्टम है नहीं, तो ये इसकी भी कोई संभावना नहीं। और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बच्चों इसमें 2 कार्बन पहले से हैं और ये 3 अगर आगे तो 5 कार्बन हो जाएंगे, जिसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बी को लेकर के हम बच्चों चलते हैं। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि बच्चों ये ब्रोमोबेंजीन है, फिर मैग्नीशियम और ईथर के साथ ग्रेगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, MgBr। इसके बाद देखिए अब अगली कहानी, बच्चों ये इपॉक्साइड है और इपॉक्साइड पर ग्रेगनार्ड का अटैक बच्चों SN2 रिएक्शन से होता है, रिंग ओपन हो जाती है। बच्चों जब रिंग ओपन होगी तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बनेगा बच्चों आपको ये CH2 और CH2O- O- होगा। अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है बच्चों। अब तो ये जो बन गया है बच्चों आपका, ये बी है और ये रहा ए। अगर हम सी की बात करें तो सी एक अल्कोहल है, सी एक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब बच्चों देखिए डी, हाँ इसके बाद बच्चों PbR3 मिलाया गया है, तो PbR3 एक हेलोजिनेटिंग एजेंट है। तो ये बच्चों OH को हेलोजन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर इसमें जो मिलेगा वो Br मिल रहा है, तो ये क्या करेगा बच्चों, OH को ब्रोमिनेशन करके Br में अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना देता है। तो हमें मिलेगा बच्चों CH2Br। अब बच्चों अगला स्टेप देखते हैं। फिर NaCN आया है, तो NaCN में क्या बच्चों Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये SN2 रिएक्शन हो जाएगी बच्चों यहाँ पर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, SN2 से इस लीविंग ग्रुप को हटा देगा। तो हमें मिलेगा बच्चों जो प्रोडक्ट वो है CH2CN। ये जो बना है बच्चों आपका, तो ये डी प्रोडक्ट है और ये बन गया आपका ई प्रोडक्ट। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों देखिए ई के आगे H2SO4 मिलाया गया है, वाटर है बच्चों। ये क्या है, डाइल्यूट एसिड है, ये समझ रहे हैं क्या, वाटर है और H2SO4 मतलब क्या है, डाइल्यूट एसिड है। तो डाइल्यूट एसिड पर यहाँ पर एक रिएक्शन जो हो रही है उस चीज को समझने की कोशिश करें कि साइनाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा दें बच्चों, साइनाइड हाइड्रोलिसिस करने पर हमें एसिड वाला ग्रुप मिलता है COOH। ठीक है, तो साइनाइड हाइड्रोलिसिस करने पर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हमें जो मिलने वाला है बच्चों, इस चीज को समझने की कोशिश करें। यहाँ मिलेगा CH2 और COOH। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद तो ये मिला F, ठीक है, और F में SOCl2 मिलाया है। SOCl2 फिर से बच्चों क्लोरीनेटिंग एजेंट का काम करता है, OH को Cl में चेंज कर देगा, तो एसिड से एसिड हैलाइड बना देगा बच्चों। ठीक है, अब ये जो बना है बच्चों ये G है। नेक्स्ट स्टेप देखिए फ्रीडल क्राफ्ट का असाइलेशन है बच्चों ये। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी बच्चों, यहां से साइक्लाइजेशन होगा और साइक्लाइजेशन से हमें मिलेगा बच्चों, तो रिंग बनेगी 1 2 3 4 और 5 कार्बन की टोटल रिंग है और C डबल बॉन्ड O। तो ये जो प्रोडक्ट बना है बच्चों, आपका बना हुआ प्रोडक्ट क्या है, ये H, ये H प्रोडक्ट बना लिया। अब हम आगे यहां पर लिखते हैं बच्चों, अगर हम H की बात करें तो ये आ गया। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि हम रिडक्शन करवा रहे हैं बच्चों इसका। ठीक है, तो रिडक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं बच्चों। तो ये कीटोन है, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन से मिलेगा बच्चों में सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये बच्चों था H को कैटलिस्ट से रिडक्शन करवाया तो सेकेंडरी अल्कोहल I बना। अब इसके बाद देखिए हीट किया जा रहा है, इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हीट करते हैं। वैसे हीट तो नहीं कर रहे हैं, तो अगेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो एल्कीन बना रहा है, इसका मतलब बच्चों क्या है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें। अब यहां से तो हाइड्रोजन है नहीं, तो यहां से ये H निकलेगा, इस तरीके से वाटर का रिमूवल करके आपको मिलेगा बच्चों I प्रोडक्ट I है। I तो बना लिया बच्चों, I ये है, तो ये इंडीन का फॉर्मेशन होता है, इंडीन बना लेता है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि A में भी A क्या होगा, जस्ट एक आइडिया लगाना था बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, का आइडिया से हम काम कर सकते थे कि ये जो है A क्या होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पैराग्राफ से रिलेटेड 38, जिसमें पूछ रहा है कि फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों अगर हम इसमें देखें कि कह रहा है कि F गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम बच्चों F की बात करें तो ये F है और F एक एसिड है। F क्या है बच्चों, एसिड है, और एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट मिलता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में बच्चों को पता है कि CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि H गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ DNP। तो बच्चों ये H है, H एक कीटोन है, तो कार्बोनिल कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है बच्चों DNP टेस्ट, ये मिलता है। इसमें येलो क्रिस्टल के फॉर्मेशन होते हैं। फिर देखिए I गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ ल्यूकास रिएजेंट। तो बच्चों अगर हम ल्यूकास की बात करें, I की बात करें, तो बच्चों देखिए I
तो आई की बात करने बच्चों, आई एक अल्कोहल है। आई क्या है? ये अल्कोहल है और अल्कोहल में ल्यूकास टेस्ट मिलता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर कह रहा है कि H गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो जिस H की बात करें तो आइडोफॉर्म टेस्ट अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है तो उस कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा CH3 का होना जरूरी है, जबकि यहाँ पर अल्फा CH3 प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में जो सही आंसर है बच्चों वो है आपके A, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है, जिसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर स्टेप 1 to 6। बच्चों स्टेप 1 to 6 की रिएक्शंस हो रही हैं, इनमें सही चीजें बतानी है। तो देखिए पहली ऑप्शन की बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, तो कि इन स्टेप 1 फ्री रेडिकल एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स। तो बच्चों अगेन यहाँ पर देखें, चूंकि ये हाइड्रोकार्बन है और NBS का इस्तेमाल करते हैं, तो NBS से बच्चों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बच्चों। तो NBS से जो चूंकि हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन की जो साइड चेन है उसमें रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि इन स्टेप 2 यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन का मतलब हो गया बच्चों इवन की बात कर रहा है, जबकि हम स्टेप 2 में देखें तो बेस स्ट्रॉन्ग लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस में E2 रिएक्शन होती है, तो ये बात बच्चों गलत हो गई। ठीक है, सी ऑप्शन की बात करते हैं बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप 3। बच्चों ये स्टेप 3 है, द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप 3 कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय फेलिंग सॉल्यूशन। बच्चों अगर हम स्टेप 3 के प्रोडक्ट की बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड है। तो फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड में फेलिंग टेस्ट मिलता है बच्चों, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट मिलता है, रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, जबकि बेंजल्डिहाइड में फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं होता। तो बच्चों बिल्कुल डिस्टिंग्विश करने की बात कर रहा है, तो अगर दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड में टेस्ट मिले दूसरे में टेस्ट ना मिले तो ही हम उसको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी सही है। फिर लिखिए, देखिए नेक्स्ट देखते हैं डी ऑप्शन में, द स्टेप 5 एंड 6। तो कह रहा है कि स्टेप 5 में रिडक्शन होता है और स्टेप 6 में ऑक्सीडेशन होता है रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों देखिए अगर हम स्टेप 6 की बात करें तो चूंकि वोल्फ किस्नर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन है, तो बच्चों ये रिएक्शन रिडक्शन की है, तो स्टेप 6 रिडक्शन का है ना कि ऑक्सीडेशन का है। अब बच्चों स्टेप 5 की बात करें तो पीसीसी, तो पीसीसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होगा, क्योंकि इसमें उल्टा लिखा है कि स्टेप 5 में रिडक्शन है, स्टेप 6 में ऑक्सीडेशन है, तो ये बात भी गलत हो गई। इसके सही ऑप्शन है बच्चों आपके ए एंड सी। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दर्शना क्लासरूम चैनल। हम लोग PT5 एडवांस का डिस्कशन कर रहे हैं और PT5 के एडवांस में आपने ऑर्गेनिक और फिजिकल देख लिया। अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक कुछ क्वेश्चंस की। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए, PT4 की तरह नहीं था कि कम क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस बार काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हैं। काफ़ी हद तक लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके पास कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं, तो उनको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, है ना। चलिए, क्या है आपका PT5 एडवांस। ठीक है, PT5 एडवांस का पेपर है ना। अब क्वेश्चन पूछे हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन देखिए हम इनऑर्गेनिक का क्या पूछा गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कंसिडर द रिएक्शन। आपके पास एक रिएक्शन है HClO4, पेन नहीं चल रहा है, HClO4 प्लस P2O5 reacts to give A plus B। ये रिएक्शन दिया गया है, बोला गया है A is an acidic oxide। A क्या है? एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, अब नीचे पे कुछ स्टेटमेंट से पूछा गया है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है B is oxy acid of phosphorus। B is ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस को पी की फॉर्म में लिख लेता हूं। बी ऑप्शन दिया गया है, बी अंडरगोज साइक्लाइजेशन, बी अंडरगोज साइक्लाइजेशन फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, सी ऑप्शन है, इन प्रोडक्ट ए एटलीस्ट वन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट्स लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। in product A, है ना, in product A at least
at least one element is present in its lowest oxidation state, is present in its lowest oxidation state, and D क्या है, product A has 6 equivalent bonds. Product A has 6 equivalent bonds. ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपसे पूछा गया कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, मल्टीपल करेक्ट है ना। तो देखते हैं, अब जब आपके पास HClO4 है तो HClO4 की तो कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टी नहीं है, बट इसकी प्रॉपर्टी होती P2O5 का है। यहीं पर ना इनऑर्गेनिक के लिए नफरत पैदा हो जाती है, इनऑर्गेनिक गुस्सा पैदा हो जाता है कि हमें ये रिएक्शन समझ नहीं आ रहा क्या हम करें। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें, अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी याद है ना, तो फिर ये रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगा। P2O5 क्या है, इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो वाटर को अब्सॉर्ब करता है, व्हिच मींस इसमें से क्या निकालेगा, वाटर। अब ये चीज आप ध्यान समझो कि ये चीज पढ़ा रखिए कि यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में फास्फोरस है, तो अगर वाटर को एब्सॉर्ब करता है तो अगर किसी चीज में वाटर ऐड करते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है। तो यहीं पर आंसर आता है वो बी, जो एसिडिक बी है वो होगा HPO3। क्या होगा, HPO3। ठीक है, इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं हम इसको, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं हम इसको। इसकी वजह से क्या होता है, साइक्लाइजेशन होता है, और साइक्लाइजेशन की वजह से क्या आती है, इसमें स्टेबिलिटी आती है। तो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड हो गया। अब ये क्या बनेगा, इसमें से पानी निकाला है, अगर पानी निकालेंगे तो क्या होगा, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड बनेगा। तो ऑक्साइड कौन सा बन जाएगा बेटा, ऑक्साइड बन जाएगा Cl2O7। तो यहां पर ये कंपाउंड बने। अब आपसे पूछा गया B इज एन ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, बिल्कुल फास्फोरस का ऑक्सी एसिड है, ये स्टेटमेंट सही है। B अंडरगो साइक्लाइजेशन फॉर स्टेबलाइजेशन। अगर आपने मेरा लेक्चर पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग का, तो केमिकल बॉन्डिंग के 23rd लेक्चर में, नाम मैं बताता हूं, 23rd लेक्चर में मैंने आपको ये बताया है कि जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है वो जनरली एग्जिस्ट नहीं करता, वो साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो बिल्कुल ये भी साइक्लाइजेशन होगा। नेक्स्ट, in product A at least one element is present in its lowest oxidation state. product A क्या है, ये है। अगर मैं इसको बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, तो ऑक्सीजन जो है वो अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, बिल्कुल -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट A has 6 equivalent bonds, 1 2 3 1 2 3, बिल्कुल 6 equivalent bonds है। तो A B C D तीनों ही स्टेटमेंट इसमें क्या है, करेक्ट है। तीनों ही स्टेटमेंट क्या है इसमें, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन ऐसा ही कुछ टाइप का है कि एक रिएक्शन दे रखा है और उसमें पूछा गया। देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है, देखिए, है ना, क्या क्वेश्चन दिया गया, देखो क्वेश्चन नंबर 2। एक रिएक्शन दिया है, कॉपर का है, सॉलिड स्टेट में है, रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3 और बना रहा है X गैस। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एक ए स्टेटमेंट दे रखा है आपको, X इज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, X इज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। बी गैस X इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इज पैरामैग्नेटिक in nature. C, X is acidic in nature, X is acidic in nature, or D, in above reaction balancing with the simplest whole number coefficient of 3 moles of X will be produced. So in above a reaction on balancing the simplest whole number coefficient for 3 moles of copper, 3 moles of X will be produced, 3 moles of X will be produced। ठीक है, अब देखो कॉपर है, HNO3 है, यहां पर जो X गैस बनती है वो कौन सी बनती है बेटा, X गैस बनती है, क्योंकि डाइल्यूट यूज कर रहे हैं। कॉपर की एक खास बात है कि डाइल्यूट X के साथ NO निकालता है और साथ में कॉपर नाइट्रेट तो बनाएगा, है ना, कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा लेकिन साथ में ये बनेगा। ठीक है, चलिए अब तो विच मींस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बन रहा है, बिल्कुल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बन रहा है, ये सही बात है। गैस इज पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल पैरामैग्नेटिक होती है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या स्ट्रक्चर होता है, एक लोन पेयर और एक ऑड इलेक्ट्रॉन,
बिल्कुल पैरामैग्नेटिक होती है, तो ये भी सही है। X इज एसिडिक, नहीं एसिडिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल गैस है। 3 ही तो गैस ऐसी हैं जो हमने न्यूट्रल पढ़ी हैं। कौन कौन सी पढ़ी है हमने? NO पढ़ा है, N2O पढ़ा है, CO पढ़ा है ना, न्यूट्रल गैस है। ठीक है, और अब रिएक्शन 3 मोल्स ऑफ कॉपर, यहां पर तो 1 मोल ऑफ कॉपर की वजह से कितना है, 1 मोल ऑफ वो निकल रहा है, NO निकल रहा है ना। तो आप इसको बैलेंस करने जाएंगे तो यहां पर H2, जब इसको बैलेंस करने जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा बेटा? देखो 3 8 3 4 2, ये बैलेंस होगा तो 3 मोल से कितना बन रहा है? 2 मोल NO, तो ये भी सही नहीं है। तो ए और बी स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? गलत है। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, अगेन एक और रिएक्शन दिया गया है, SF4 प्लस XCF2, सॉरी XCF4, ये बना रहा है A गैस जिसका म्यू इक्वल टू 0 है, और B गैस जो स्पेरिंगली सॉल्युबल, ठीक है। यहां पर जो A बनता है वो बनता है SF6, और यहां पर जो B बनता है वो बनता है XC, ठीक है, B बनता है XC। अब यहां पर आपको बताना है, इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। इफ A is a polyatomic gas, उसने पहले बोलते A is a polyatomic gas, ठीक है, तो उसने मुझे गैस A is highly soluble in hexane, बिल्कुल A ऑप्शन सही है। गैस A जो होती है वो हेक्सेन में हाईली सॉल्युबल होती है, तो A ऑप्शन सही है आपका, क्योंकि नॉन पोलर है, पोलर नहीं है तो कोवेलेंट सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होगी, ठीक है। प्रोडक्ट B इज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट, प्रोडक्ट B ये है, ये फ्लोरिनेटिंग कैसे होता है, उसमें फ्लोरीन लगा, तो ऑप्शन B गलत हो जाता है। ऑप्शन C, गैस A हैज लार्जर बॉइलिंग पॉइंट देन B, गैस A का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लार्जर होगा देन B, ऑब्वियसली बात है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कंपैरेटिवली इससे काफी ज्यादा है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, अब आपको इसमें वैन डेर वाल्स ऑफ अट्रैक्शन में लंडन फोर्सेस पे जाना पड़ेगा। क्यों? जहां पर न्यूट्रलिटी आती है, जहां पर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, वहां पर हम लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। तो जिसका, और लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करते हैं? आपके मॉलिक्यूलर वेट पे, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, तो ऑप्शन सी भी सही है। और ऑप्शन डी पूछा गया है, प्रोडक्ट बी विल रिएक्ट विद SF5 to give SBF6, ठीक है, प्रोडक्ट B will react with SBF5 to give SBF6। अब ये प्रोडक्ट रिएक्ट करेगा SBF5 से, ये एक्स्ट्रा और बनाएगा SBF6, ये पॉसिबल है क्या? खुद सोचो कि इसके पास फ्लोरीन तो है ही नहीं, तो एक्स्ट्रा कहां से बना देगा? एक्स्ट्रा कहां से बना देगा? बना ही नहीं सकता, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है। तो उसका सही आंसर कौन से? ए और सी क्या होंगे? सही आंसर होंगे, ए और सी क्या होंगे? सही आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत सारे टाइप ऑफ रिएक्शन दे रखे हैं, पूछा है कि क्या मतलब कौन सा में कलर्ड गैस बनेगा, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा गया, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, देखो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव कलर्ड गैस एज प्रोडक्ट, कलर्ड गैस एज प्रोडक्ट, ये पूछा गया आपसे, कौन सा देगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन देखा आपको, H3PO3 हीट करने पे, बी ऑप्शन दे रखा आपको H3PO2 हीट करने पे, सी ऑप्शन दे रखा आपको KClO3 with H2SO4, है ना, और डी ऑप्शन दे रखा आपको HBr with H2SO4 कंसंट्रेटेड, और तो आपसे पूछा गया है कि आप इसमें से किसमें कलर्ड गैस मिलेगी। जब इसे हम H3PO3 को हीट करते हैं तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाता है, H3PO4 प्लस PS3 बनाता है। अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, PS3 का कोई कलर नहीं होता, तो ये कलर नहीं दिखाएगा। जब H3PO2 को हीट करते हैं तो ये बनाता है H3PO3 प्लस PS3, अगेन PS3 का कोई कलर नहीं होता, तो ये भी कलर नहीं दिखाएगा। KClO3 और H2SO4, जब ये रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन है ClO2 प्लस HClO4 बनने का, या KClO4 बनने का, है ना, KClO4 बनने का या HClO4 बनने का, तो ये रिएक्शन है ClO4 माइनस बनेगा बेसिकली। तो ये कंपाउंड जब बनेगा तो Cl2 गैस रिलीज हो रही है, Cl2 गैस क्या होती है? येलो कलर गैस होती है, तो बिल्कुल इसमें क्या होगा? ग्रीनिश येलो, तो ये ऐसा होगा। यहां पर H2SO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो Br को ऑक्सीडाइज, Br माइनस को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा? Br2, अगेन अ ब्राउन कलर गैस विल बी इवॉल्व। तो दोनों में सी और डी में कलर्ड गैस इवॉल्व होंगी और ए और बी में कलर्ड गैस इवॉल्व नहीं होंगी, तो आंसर क्या होगा? सी और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको।
करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ए ऑप्शन है आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बी ऑप्शन है आयोडीन सब्लाइम्स इजीली। सी ऑप्शन है आयोडीन van der Waals forces are present between I2 and I2 molecules. In iodine, van der Waals forces present I2 molecule. And D, concentrated and hot HNO3 causes I2 to disproportionate. When with hot and concentrated HNO3, I2 shows disproportionation. ये आपसे पूछा गया कि आपको बताना है कि क्या क्या है ना, और यहाँ से आपको बताना क्या होगा। देखो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से इसमें, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, देखो I2 सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर, बिल्कुल ये तो फैक्चुअल चीज है। नेक्स्ट I2 सब्लाइम्स इजीली, हाँ I2 क्या करता है, सब्लाइम हो जाता है, वो लिक्विड फेज में ना जाके सीधा किसी केस में आता है, सीधा सॉलिड फेज में जाता है। I2 में वाइंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्योंकि न्यूट्रल है ना। और कंसंट्रेटेड हॉट HNO3 के केस में I2 शोज क्या करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाता है, और किसमें डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में और एक हायर ऑक्सीडेशन में, मींस HI और HiO3 में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। तो इस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेशन ये दिखाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है सोडियम थायोसल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय, कैसे सोडियम थायोसल्फेट को प्रिपेयर किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट is prepared by, ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है कि हम Na2SO3 में S डाल देंगे एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिडिक मीडियम में, क्या तब बनेगा। बी है कि NaOH में S डाल देंगे, क्या तब बनेगा। सी है H2SO3 प्लस NaOH, क्या तब बनेगा। और डी है कि Na2SO3 को S के साथ रिएक्ट करेंगे एब्सेंस ऑफ एयर में, क्या तब बनेगा। तो हाँ जी, किस केस में बनेगा, देखो इन दो केसेस में Na2SO3 बनता है। ऊपर वाले केस में क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो H2S बनने की ज्यादा चांसेस है देन Na2SO3, और नीचे वाले केस में क्या है, तो एसिड बेस रिएक्शन है तो Na2SO3 बनाएगा। तो ये केस भी नहीं होगा, ये केस भी नहीं होगा, इन दोनों केसेस में बनता है। इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है, Na2S2O3 बना देता है और आपके पास Na2S बना देता है ना। और यहाँ पर सल्फर का रिएक्शन विद Na2SO3 क्या बनाता है, Na2S2O3। तो इन दोनों केसेस में ही Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट बनने की पॉसिबिलिटी है, बी और डी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि आपके पास आयोडीन है, आयोडीन कैन बी ऑब्टेन्ड, सॉरी आयोडीन कैन बी ऑब्टेन्ड, आयोडीन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम NaI solution by the action of A Cl2, B Br2, C Cl minus and D Br minus। कौन सा होगा। अब देखो I माइनस से अगर I2 बनाना है तो किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। ये अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलरेडी है, अगर लोएस्ट ऑक्सीडेशन में स्टेट में तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे, तो ऑक्सीडाइज ये दोनों नहीं कर पाएंगे, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब ये दोनों ऑक्सीडाइज को कर सकते हैं क्योंकि ये आयोडीन या I माइनस Br और Cl से नीचे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो ये दोनों इसके आंसर होंगे, Cl भी कर देगा और Br भी कर देगा, है ना। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ पैराग्राफ्स हैं, 3-4 पैराग्राफ्स पूछे गए हैं। इस बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, और अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलो पैराग्राफ में क्या पूछा गया देखो। पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 24, ये दोनों का एक पैराग्राफ पूछा गया है। एक रिएक्शन दिया है, रिएक्शन क्या है, फर्स्ट रिएक्शन दिया है, P का रिएक्शन Cl2 के साथ बनाता है Q
ठीक है। सेकेंड रिएक्शन दिया है Q का रिएक्शन H2O के साथ बनाता है R प्लस HCl, ठीक है। उसके बाद BN, थर्ड रिएक्शन दिया है BN का रिएक्शन विद H2O बनाता है R प्लस NH3, ठीक है। उसके बाद फोर्थ का रिएक्शन, फोर्थ में क्या है, Q का रिएक्शन विद LiAlH4 बनाता है S प्लस LiCl प्लस AlCl3, ठीक है। फिफ्थ S का रिएक्शन विद H2 बनाता है R प्लस H2 गैस, और सिक्स्थ S का रिएक्शन NaH बनाता है T। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि हमें PQRST ढूंढना है ताकि हम इसके आंसर निकाल सके, राइट। अब देखो डायरेक्टली यहां से करने जाओगे तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो सबसे पहले कहां से करने जाओ, यहां से। देखो Bn का रिएक्शन H2O के साथ, देखो यहां पर दो अननोन है, यहां पर भी दो अननोन है, यहां पर सिर्फ एक अननोन है, यहां पर भी दो अननोन है, यहां पर भी दो अननोन है, यहां पर भी दो अननोन। तो एक ही ऐसी जगह है जहां पर एक अननोन है और एक रिएक्शन से एक ही अननोन को हम निकाल सकते हैं, है ना। तो एक रिएक्शन से हम दो अननोन्स को नहीं निकाल सकते। तो अब यहां से Bn प्लस H2 NH3 बन रहा है, व्हिच मींस हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अगर H हाइड्रोजन के साथ जा रहा है तो B के साथ क्या होगा, ठीक है, हो जाएगा BH3BO3, क्या बन जाएगा R हो जाएगा आपके पास H3BO3। हाइड्रोलिसिस हुआ, OH अगर नाइट्रोजन की तरफ गया तो OH बोरॉन की तरफ जाएगा, H3BO3 बन गया, तो R आपने निकाल दिया। अब अगर R H3BO3 है यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है, H Cl के साथ गया, व्हिच मींस Cl तो था और साथ में बोरॉन था, एक्स्ट्रा क्या होना है BCl3। अगर यहां पर है तो P क्या होगा, बोरॉन होगा, चलिए ये भी सही हो गया। अब Q यहां पर है तो BCl3 रिएक्शन LiLH4 क्या बनाएगा, B2H6, है ना, बोरेन, है ना। S बना B2H6 विद वाटर। अब तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि बोरॉन को कभी भी पानी में डालो क्या बनता है, H3BO3, तो R अगेन H3BO3, ठीक है। S B2H6 विद NaH क्या बनेगा, NaBH4। चलो अब पूछा गया आपसे कंपाउंड Q किया, कंपाउंड Q है ना, BCl3, जीरो डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल जीरो डाइपोल मोमेंट कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है Q के बारे में। क्या इसमें जीरो डाइपोल मोमेंट है, ए में पूछा गया जीरो डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल। BCl3 में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, Cl इधर Cl इधर, इक्वल अपोजिट जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। चलिए नेक्स्ट, प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बिल्कुल, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और तीसरा लुईस बेस नहीं है, लुईस एसिड है। जब ये एक्सेप्ट कर रहा है ना तो लुईस एसिड है, डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की तो क्या है, लुईस एसिड है। तो इसके आंसर क्या होंगे, क्वेश्चन नंबर 23 का था A, B एंड C। A, B, C सही है, D गलत है। A, B, C सही है, D गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है कि T क्या है, T कहाँ है, ये कैसे यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट नहीं, ब्लीचिंग एजेंट नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे यूज होता है, डी ऑप्शन है, रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे यूज होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑर्गेनिक में पढ़ोगे अभी, है ना, या पढ़ भी लिया होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सूडो हलाइड्स, क्वेश्चन नंबर 25, पैरा वही क्वेश्चन नंबर 25 से 26, है ना, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन ही है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 26। चलिए आपसे बोला गया सूडो हलाइड्स आर एनायंस हैविंग रिजेम्बलेंस विद हैलाइड आयंस, ऑन दिस बेसिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। साइनोजन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इज साइनोजन गैस CN2 व्हेन ट्रीटेड विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, CN2 when treated with NaOH, ठीक है। द प्रोडक्ट फॉर्म, क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब उसने बोला कि हेलोजन की तरह बिहेव करता है, तो जब हेलोजन का रिएक्शन हम कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ कराते हैं तो हेलोजन क्या करता है, NaCl प्लस NaCl, ये बना देता है, यही चीज करता है ना। तो इस केस में यही हो जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा, NaCN, क्योंकि सूडो हलाइड है, प्लस NaOCl, ये बन गया आपका NaOCl, ये कंपाउंड बन गया, है ना। तो ऑप्शन 25 का ऑप्शन A और C ये दोनों सही है, NaCl और NaOCl बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है व्हेन NaCN रिएक्ट्स विद H2SO4, NaCN जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, अगेन वही, अगर यहां पर NaCl होता तो कैसे रिएक्ट करता, यहां पर NaCl होता तो क्या बनाता, NaHCl प्लस Na2SO4, तो यहां पर भी ये बन जाएगा HCN प्लस Na2SO4। अगेन ऑप्शन नंबर A एंड B इसका सही, ऑप्शन नंबर A एंड B इसका सही, ठीक है।
इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 पैराग्राफ है। आपको एक रिएक्शन दिया गया है CH2COOH होल ट्वाइस प्लस P2O5 gives us P4O10 है, gives us X plus H2। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 27 में भी कुछ चीजें पूछी गई हैं और क्वेश्चन नंबर 28 में भी कुछ चीजें पूछी गई हैं। अब पहले तो X निकालो क्या होगा। देखो P4O10 इज अ डिहाइड्रेटेड एजेंट व्हिच मींस वाटर निकालेगा, जो वाटर के अलावा बचा वो क्या होगा। अब यहां से अगर आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर निकालते हो ना तो यहां से क्या हो जाएगा 2H2O, ये निकाल दोगे। अगर 2H2O से निकाल दिया तो कितने कार्बन बचे। अब देखो 4 कार्बन थे, चारों कार्बन निकल गए। सॉरी कितने 4 हाइड्रोजन थे, चारों हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन निकल गए। कितने ऑक्सीजन थे, 4 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन निकल गए, तो बचे कितने 2 ऑक्सीजन और 3 कार्बन। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा सब ऑक्साइड। कंपाउंड क्या बन जाएगा सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ये कंपाउंड बन जाएगा कार्बन सब ऑक्साइड, है ना। अब ऑप्शन पूछा गया है कि प्रोडक्ट, ऑप्शन 20 क्वेश्चन नंबर 27 में कि प्रोडक्ट X ऑप्शन ए प्रोडक्ट X इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, बिल्कुल लीनियर है। sp2 है, सॉरी sp है तो लीनियर मॉलिक्यूल हो गए। तो ऑप्शन ए सही है कि ये लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ऑप्शन बी एटलीस्ट व्हेन एलिमेंट ऑफ X इज प्रेजेंट इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, एटलीस्ट वन। इसका कोई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखने के लिए ये लग रहा होगा कि 4 बॉन्ड बना रहा है, बट बेटा ये सेम एटम के साथ बना रहा है, और क्योंकि ये सेम एटम के साथ बना रहा है तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जा नहीं सकता, और ऑक्सीजन ऑलरेडी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहां पर ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, व्हिच मींस ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन सी एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ X इज प्रेजेंट इन इट्स जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। ये इधर भी कार्बन के साथ बना रहा है, उधर भी कार्बन के साथ बना रहा है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं, तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ऑप्शन सी भी सही है। और नेक्स्ट क्या बोला है 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ X कंटेन्स 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ इसका प्रोडक्ट विल कंटेन 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ये कैसे पता चलेगा, निकाल के देख लो, इसका मास कितना होता है, इसका मास कितना होता है, दोनों का मास होता है 32 और इसका मास कितना है। अगर इन तीनों का मास मिला के देखोगे, ठीक है, आपके पास कितना आ जाएगा, ठीक है, तो 32, तो 1 मोल में कितना मास होगा 32 मास होगा। 1 मोल मतलब 1 मॉलिक्यूल, या आप इस तरह से भी देखते, जनरल बोल रहा हूं, 1 मोल मतलब 1 मॉलिक्यूल नहीं होता, बट इस तरह से कि 1 मॉलिक्यूल में कितना मास है 32, ठीक है, तो वैसे ही 1 मोल में कितना होगा 32, तो 32 यहां भी बी ए भी सही हो जाता है, तो ए सी डी सही स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपसे रिएक्शन पूछा गया है कि अगर X है और X का रिएक्शन HCl के साथ होता है तो क्या बनता है CH2COCl का होल ट्वाइस, ठीक है। अगर X है उसका रिएक्शन NH3 के साथ होता है तो क्या बनता है CH2CONH2 होल ट्वाइस। X है अगर उसका रिएक्शन HCl के साथ होता है तो क्या ये बनता है, कुछ रिएक्शन नहीं होता, और X है उसका रिएक्शन NH3 के साथ होता है तो क्या बनता है NH4 होल ट्वाइस CO3, ये बनता है। तो यहां पर आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि आपके पास क्या है कार्बन सब ऑक्साइड है। कार्बन सब ऑक्साइड रिएक्शन जब HCl के साथ होगा तो Cl माइनस 1 पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा और H 1 पे जाएगा, ठीक है, व्हिच मींस 1 पे मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास ये कार्बन है, ठीक है ना, ठीक है, ये है। तो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर Cl माइनस ने 1 ने अटैक किया और यहां से यहां का बॉन्ड आया नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव ने हाइड्रोजन जोड़ लिया, तो COCl बन जाएगा, है ना, इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ही NH3 के साथ होगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। ऑप्शन सी ऑटोमेटिकली, अगर सी और डी ऑटोमेटिकली गलत हो जाते हैं क्योंकि ए और बी सही है ना। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो बस बेटा इनऑर्गेनिक में इतने ही क्वेश्चन थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, ठीक है ना। होपफुली आप लोगों से हो गए होंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही इस लेक्चर में। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट पेपर के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आज के लिए विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।